इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वाला जो वीडियो है, जो अभी आप देखोगे, ये वीडियो हमारे पेड बैच का पहला सेशन है, जो कि हमारा बैच है रिएक्ट जेएस का, जिसके अंदर हम लोग मास्टर करेंगे रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस के तो सारे कॉन्सेप्ट मास्टर करेंगे, लेटेस्ट वर्जन पे भी करेंगे। साथ ही साथ में अब रिएक्ट जेएस की कुछ प्री रिक्विजिट भी होती है, जैसे एचटीएमएल आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमने स्टार्ट किया है बेसिक्स ऑफ रिवीजन, या कह सकते हो बेसिक्स बोल सकते हो, ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। हम सारी चीज़ सीखेंगे एंड जावास्क्रिप्ट के ES6 फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो फीचर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं आपके रिएक्ट जेएस के अंदर। तो हम पहले पूरा रिवाइज करेंगे, देन हम एक फ्रेमवर्क भी सीखेंगे, जैसे टेलविंड फ्रेमवर्क। मीन्स कि हम यूआई फ्रेमवर्क की बात करें तो जैसे टेलविंड सीएसएस सीखेंगे, जिससे क्योंकि होता है क्या, जब आप काम करोगे रिएक्ट जेएस में, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारी यूआईज बनानी होंगी। अब यूआईज कैसे बनाओगे, खुद से हर चीज़ का सीएसएस सीखोगे तो अच्छी बात नहीं। तो इससे पहले ही हम क्या करेंगे, मतलब रिएक्ट में मूव करने से पहले हम थोड़ा सा काम कर लेंगे अपने टेलविंड सीएसएस से। तो बेसिक प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लेंगे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड टेलविंड सीएसएस से। उसके बाद हम लोग रिएक्ट पे जाएंगे और जंप करेंगे, कूदेंगे, धमाल मचा देंगे। धमाल का मतलब सब चीज़ सीखेंगे, डिप्लॉयमेंट से लेकर के टेस्टिंग से लेकर के एवरीथिंग। बाकी आप सिलेबस जा करके चेक कर सकते हो रिएक्ट बैच का, और आप इंजॉय करिए फ्री सेशन ऑफ पेड बैच। चलो भाई, मिलते हैं कोर्स के अंदर इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो गाइज, अभी अगर आप 15 अगस्त में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको नीचे कूपन कोड मिल जाएगा, उसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई अगर क्वेरी है या कुछ है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो support@learncodevidurgesh.com पे, या फिर learncodevidurgesh@gmail.com पे। ठीक है, नीचे नंबर भी दे दूंगा, उस पर भी कॉल करके और पता कर सकते हो। बाकी एंजॉय द फ्री सेशन ऑफ पेड बैच। यस, ठीक है। तो फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, देखो, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, सबने प्रोजेक्ट बनाया होगा, किसी ने थोड़ा बहुत बनाया, किसी ने, कोई ऐसा तो नहीं जो एकदम प्रोजेक्ट नहीं बनाया। नहीं बनाया कोई बात नहीं, मैं बनवाऊंगा आपसे, ठीक है। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे मान लो आप मेरी वेबसाइट देख रहे हो, लर्न कोड विद दुर्गेश की वेबसाइट देख रहे हो, ठीक है। आप फेसबुक देखते हो फेसबुक, गूगल यूज करते हो, बहुत सारे वेब प्रोजेक्ट्स आप यूज करते हो। तो यहाँ पे सिर्फ मैं वेब की बात कर रहा हूँ भाई, वेब की, ठीक है, वेब की बात कर रहा हूँ। तो जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो होता क्या है कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक जो यूजर को दिखती है और एक जो यूजर को नहीं दिखती, सिर्फ काम करती है। समझना बात को। एक जो यूजर को दिखती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो, लेट सपोज यू आर हियर, आप यहाँ पे हो, ये यू आर हियर, ये आप हो, और आपने facebook.com खोला, सबने facebook.com ओपन किया है वेबसाइट पे, ऑब्वियस बात, वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन कहीं भी यूज़ किया होगा। तो जब आप ये करते हो तो एक्चुअली आपको एक इंटरफेस दिखता है, यहाँ पे दिखता है, सबको इंटरफेस दिखता है। आप लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद और उस पर फ्रेंड्स ऐड कर पाते हो, चैट कर पाते हो, पोस्ट कर पाते हो, और आजकल तो रील्स भी चलने लगा, सब रील्स तो सब लोग देखते होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे फेसबुक ओपन हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फेसबुक पे दो चीज़ें हैं, और जो नॉन टेक्निकल होंगे उनको सिर्फ एक चीज़ दिखेगा, उनको सिर्फ बटन दिखेगी, बटन, उनको लगेगा बटन क्लिक किया काम हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। जब आप, एक तो ईवाई जो यूज़र को दिख रहा है, बात को समझना, एक ईवाई यूज़र को दिख रहा है, और जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइक की बटन है, आपकी लाइक की बटन है, यहाँ पे बटन थी, लाइक की बटन थी, और आपने इस बटन पे क्लिक किया। जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई, बैकएंड पे आपने क्लिक किया तो कुछ ना कुछ हुआ। क्योंकि जब आप लाइक कर देते हो तो सिर्फ लाइक होने के बाद ऐसा तो होता नहीं कि लाइक खत्म हो जाता है, या दोबारा खोलते हो तो आपका इन्फॉर्मेशन गायब हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। जब आपने लाइक किया तो कुछ ना कुछ हुआ होगा बैकएंड में, जिससे वो पूरा पूरा लाइक वैसे ही सेव हो गया। जब आप दोबारा भी खोलोगे तब भी दिखाएगा कि आपने इस पोस्ट पे लाइक किया था, उस पोस्ट पे लाइक किया था, पता है ना सबको। ये वैसा ही है जैसे आपने आज फोन आपने तोड़ दिया। अब जब कल भी देखोगे फोन, परसों भी देखोगे फोन, तो फोन क्या आएगा, टूटा ही दिखेगा। कितने लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो कुछ ना कुछ हुआ, ठीक है। तो जो पार्ट आपको दिख रहा था यहाँ पे, वो होता है फ्रंट एंड पार्ट। फ्रंट एंड पार्ट, या जो यूजर को दिख रहा होता है वो फ्रंट एंड पार्ट है, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, दैट इज एक्चुअली अ फ्रंट एंड पार्ट, वो फ्रंट एंड पार्ट होता है। आई थिंक, क्या ऐसे सही लग रहा है आप लोग को, एक बार बताना कि वाइट सही था। मुझे तो लग रहा है ये ज़्यादा बेटर है, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ में। ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है जगमीत, चलो ठीक है, वाइट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो हुआ क्या, बात को समझते रहिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हुआ, सिंपल क्या हुआ, कहानी कहाँ तक पहुंची थी, कहानी कहाँ तक पहुंची थी, कहानी यहाँ तक पहुंची थी कि आपने बटन, आपको जो बटन दिखी, आपको जो फोटो दिखा, आपको जो इन यूजर इंटरफेस दिखा, वो सब फ्रंट एंड था। लेकिन जब आपने बटन पे क्लिक किया तो क्लिक हुआ, तो कभी कभी क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे लोडिंग लिख के आता है, कितने लोगों ने देखा है,
या लॉगिंग लॉगिन जब आप करते हो तो लोडिंग लिख के आता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक रिक्वेस्ट चली जाती है आपके सर्वर पे, दैट मीन्स एक और पार्ट होता है बैकएंड का पार्ट, एक और पार्ट होता है बैकएंड पार्ट, बैकएंड पार्ट जो एक्चुअल प्रोसेसिंग कर रहा होता है कि लाइक किस पोस्ट पे क्या लाइक करना है, या किस पोस्ट पे किसने लाइक किया, ये सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता रहता है या प्रोसेस करके स्टोर कर देता है। दैट इज एक्चुअली अ बैकएंड पार्ट। तो होता क्या है कि जब आपने लाइक किया तो ये रिक्वेस्ट चली गई बैकएंड को, बैकएंड को रिक्वेस्ट चली गई, और रिक्वेस्ट के साथ डेटा भी गया होगा। क्या? रिक्वेस्ट के साथ डेटा भी गया होगा। डेटा में ये रखा होगा कि कौन सा पोस्ट है, पोस्ट की आईडी रखी होगी, और किस यूजर ने लाइक किया है, यूजर की आईडी रखी होगी, कब लाइक किया है, डेट रखा होगा, डेट रखा होगा। समझे मेरी बात? तो ये सारा डेटा भी इस लाइक रिक्वेस्ट के साथ चली जाएगी। ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा, इसके साथ पूरा पूरा डेटा भी चला जाएगा। और जब ये बैकएंड वाला बंदा इस रिक्वेस्ट को उठाएगा यहाँ पे, जब बैकएंड वाले बंदे को ये रिक्वेस्ट मिलेगी छोटी सी, तो इसको सारा डेटा भी मिलेगा कि भाई किस पोस्ट पे किस यूजर ने लाइक किया था, समय क्या हो रहा था, वो सारी इंफॉर्मेशन इस बैकएंड को मिल जाएगी। और बैकएंड क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। बैकएंड इज एक्चुअली प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, तो बैकएंड प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को। अब एक लाइन भी हो सकती है, 2 लाइन भी हो सकती है, 3 लाइन, 4 5 लाइन, 6, ऐसे करके बहुत सारी लाइनें कोड एग्जीक्यूट हो सकता है प्रोसेसिंग करने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, ये डेटा फ्यूचर के लिए स्टोर भी करना है कि भैया परसों अगर आप लॉग इन करके देख रहे हो तो भी उस समय आपको पता चलना चाहिए कि आपने किस पोस्ट पे बेसिकली लाइक किया था। तो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे पास होते हैं डेटाबेसेस। क्या होते हैं? डेटाबेसेस, डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस, हमारे पास डेटाबेस भी एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं, तो डेटाबेसेस होते हैं। डेटाबेसेस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं, दीज आर द डेटाबेसेस। अलग अलग डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेसेस हैं या डेटाबेस है। ये क्या करेगा, ये सिंपली डेटाबेस में क्वेरी चला करके डेटा को स्टोर कर देगा। यहाँ पे क्वेरी चलाएगा, यस। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि डेटा सेव हो चुका। देन ये आपको इंफॉर्मेशन फिर से दे देगा, रेस्पॉन्स दे देगा कि आपका लाइक हो चुका। और जैसे लाइक हो चुका होता है आपको एक जब आप क्लिक करते हो तो ऐसे बटन दिखती है, मतलब अगर आपने लाइक किया तो हाथ एकदम उछलते हुए दिखेगा, अगर आपने लव किया होगा तो लव दिल उछलते हुए दिखेगा, ठीक है। सो रेस्पॉन्स आ जाएगा, तो इसका मतलब लाइक हो चुका और आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। और पहले वाला क्या था, रिक्वेस्ट था, रिक्वेस्ट था। कितने लोग समझ गए मेरी बात, फ्रंट एंड बैक एंड? अब यूजर को क्या पता भाई, यूजर तो बहुत भोला आदमी है, यूजर तो बहुत भोला आदमी है, समझ गया, यूजर बहुत भोला आदमी है। यूजर को कुछ नहीं पता है, यूजर को सिर्फ इस इंटरफेस से पता है, इस इंटरफेस का मतलब पता है। यूजर को सिर्फ ऐप चलाना आता है, वेबसाइट चलाना आती है, उसको बैकएंड में क्या हो रहा है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, समझ गए। तो फ्रंट एंड का कोड जो एक्चुअली यूजर देख रहा है, ब्राउजर पे देख रहा होगा, ये फ्रंट एंड का कोड होता है। जो बैकएंड का कोड है वो यूजर को नहीं दिख रहा होता है, आपको भी नहीं दिख रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा होता है, ये सर्वर्स पे चलता है। अभी समझ गए सभी लोग? इतना लॉजिक समझ गए? इतना लॉजिक सबको समझ में आया? सब लोग यस नो, यस नो। बैक एंड फ्रंट एंड समझ में आया? जो नए हैं उनको भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नाउ आप देखो मेन चीज क्या है, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है? इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, देखो समझो। फ्रंट एंड एक्चुअली यूज चल रहा होगा एक सॉफ्टवेयर के अंदर जिसका नाम है ब्राउजर, ब्राउजर, जिसका नाम है क्या, ब्राउजर। परफेक्ट। फ्रंट एंड चल रहा होगा ब्राउजर पे, बैक एंड चल रहा होगा आपके सर्वर पे, सर्वर पे, सर्वर पे। अच्छा, एक ये सब तो ठीक है, एक कंफ्यूजन और आ रही होगी कि सर फ्रंट एंड, भैया फ्रंट एंड बैक एंड कांटेक्ट कैसे कर रहा होगा? जैसे आप अपने फ्रेंड को कांटेक्ट करते हो तो कैसे कांटेक्ट करते हो? फोन नंबर होता है, फोन नंबर मिलाते हो। तो फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं, समझ गए, फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप किसी, जैसे मेरा फ्रेंड आशुतोष है तो मैं आशुतोष को कैसे कांटेक्ट करूंगा? किसी न किसी यूनिक एक आइडेंटिफायर होता ना कि अगर हमें आशुतोष से कांटेक्ट करना है तो आशुतोष का मोबाइल नंबर यूज करना है, अगर हमें किसी और से कांटेक्ट करना है तो उसका मोबाइल नंबर यूज करना है। तो मोबाइल नंबर हमारे फ्रेंड लिस्ट का एक आइडेंटिफायर है, उस हर एक फ्रेंड का अलग मोबाइल नंबर होगा। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे सर्वर्स हैं, बात को समझना। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे सर्वर्स हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे सर्वर्स चल रहे हैं, बहुत सारे क्या चल रहे हैं, सर्वर्स चल रहे हैं, बहुत सारे सर्वर्स चल रहे हैं। जैसे आपका सर्वर हो सकता है, फेसबुक का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, समझ गए सब लोग। लेकिन दुनिया में बहुत सारे सर्वर्स हैं, हर एक कंपनी का एक खुद की वेबसाइट होती है, उसका सर्वर होता है। लेकिन हर एक सर्वर का एक यूनिक एड्रेस होता है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। बात समझना सब लोग, क्या, आईपी एड्रेस। हर एक सर्वर का एक एड्रेस होता है। जैसे
सबके कॉलोनी में घर होंगे, कॉलोनी में घर होंगे पक्का। सबका, ऐसा तो कोई नहीं है जिसका घर ना हो। बताओ भाई, ऐसा तो कोई नहीं जिसका घर ना हो। ऐसा अगर है तो फिर दिक्कत वाली बात है। रहते कहाँ आप लोग? ठीक है। हम्म। सबका घर है। आप अपने घर को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? या कोई आपसे पूछ रहा है कि मुझे आपके घर आना है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो? आप कौन सी सिटी में रहते हो सर? ओके, बाद में बताऊंगा मनीष, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो। तो घर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हाउस नंबर, एग्जैक्टली, दैट इज एड्रेस। आप कहीं भी किसी को अपना घर का एड्रेस दे दो, पहुंच जाएगा। क्योंकि हर एक घर का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, दैट इज अ एड्रेस। वैसे ही दुनिया में बहुत सारे सर्वर्स हैं, तो हर एक सर्वर का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, दैट इज आईपी एड्रेस। कुछ ऐसा होता है 9192.168.45 पॉइंट ऐसा करके, सबने नंबर देखा होगा। और अगर आपने नंबर नहीं देखा तो देखिएगा, नंबर मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है? वेब से काम कर रहा है तो मैं दिखाऊंगा, ये नंबर दिखाऊंगा आईपी एड्रेस। अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो इसका भी मतलब होता है, 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 इसका भी मतलब होता है। तो ये एक्चुअली IPv4 है, वर्जन 4 है। IPv6 भी आता है, ठीक है? ये IPv4 है, जिसमें 4 डॉट्स होते हैं और डॉट्स के बीच में नंबर्स होते हैं। समझ गए सब लोग? किस लिए यूज होता है आईपी एड्रेस? आपके सर्वर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। चलो, तो होता क्या है कि जब फ्रंट एंड को कोई रिक्वेस्ट भेजनी होती सर्वर पे, तो ये इसी आईपी एड्रेस का यूज करता है। ब्राउजर पे अगर आप किसी आईपी एड्रेस को लिख दोगे तो ब्राउजर उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देगा। या आपके फ्रंट एंड पे चल रहा जो एप्लीकेशन है, रिएक्ट का एप्लीकेशन, सपोज रिएक्ट का एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड पे रिएक्ट का एप्लीकेशन अगर चल रहा है, तो फ्रंट एंड क्या करेगा, या फ्रंट एंड जो भी आपका, वो आइस वाले इस वाले आईपी एड्रेस को यूज करेगा इन ऑर्डर टू कॉल द सर्वर, इस वाले एड्रेस को यूज करेगा। आया समझ में? जैसे ही ये सर्वर या इस वाले आईपी एड्रेस को यूज करेगा, समझ जाएगा भाई रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, इस वाले सर्वर के पास ढूंढते 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 इंटरनेट के थ्रू चली जाएगी। प्रोटोकॉल HTTPS यूज हो रहा होगा, ठीक है मनीष? प्रोटोकॉल HTTP, यस HTTP या फिर HTTPS यूज हो रहा होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। आया सबको समझ में? तो इस आईपी एड्रेस के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। यहाँ पे डोमेन का रोल क्या है, किसी को पता है? डोमेन का रोल क्या है, पता है किसी को कि नहीं पता? डोमेन नेम बताऊं? लेट्स टॉक अबाउट डोमेन नेम ऑल्सो, लेट्स टॉक अबाउट डोमेन नेम ऑल्सो, यस। क्लाइंट या फ्रंट एंड बैक एंड, समझ में आया सबको? फ्रंट एंड ही हमारा क्लाइंट होता है, फ्रंट एंड ही हमारा क्लाइंट है, और सर्वर हमारा तो सर्वर है ही। हाँ देखो, इतना सबको समझ में है कि फ्रंट एंड क्या करता है, आईपी एड्रेस यूज करता है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए, कोई डेटा उसको प्राप्त करना है तो वो रिक्वेस्ट, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड को कॉल लगाने के लिए उसका मोबाइल नंबर यूज करते हैं, वैसे ही हम क्या हम सर्वर को रिक्वेस्ट करने के लिए क्लाइंट उसका आईपी एड्रेस यूज करता है। लेकिन अब बताओ, दुनिया में बहुत सारे आईपी एड्रेसेस होंगे, ऐसे करके होंगे कि नहीं होंगे? एक गूगल का होगा, एक फेसबुक का होगा, एक अमेजोन का होगा, एक फ्लिपकार्ट का होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ऐसे करके बहुत सारे एड्रेसेस होंगे। क्या आप एड्रेसेस को याद कर पाओगे? सबसे चैलेंजिंग टास्क। क्या आप इन एड्रेसेस को याद कर पाओगे? आपको वेबसाइट खोलनी है, अब आप खुद सोचो, नेम की जगह ना, नेम की जगह अगर आपको नंबर याद करना हो, google.com तो याद है, लेकिन अगर आपको नंबर याद करना होता तो फिर अमेजोन का भी नंबर याद करना होता, फिर आपको सबका नंबर याद करना होता, फ्लिपकार्ट का नंबर याद करना होता, याहू का नंबर याद करना होता, फेसबुक का नंबर याद करना होता। तो नंबर याद रखना टफ है, और आप दो दो तीन से ज़्यादा नंबर नहीं याद रख सकते। तो इसीलिए कहा गया कि भाई ये आईपी एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट है ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक किताब बनाते हैं, एक बुक बनाते हैं। लेकिन एक बुक बनाएंगे, समझो, तो लोगों ने एक बुक क्रिएट कर दी। क्या क्रिएट कर दिया? बुक। दिस इज अ बुक दैट इज कॉल्ड DNS। ये एक डिक्शनरी की तरह होता है, डिक्शनरी की तरह होता है DNS, डोमेन नेम सर्वर। बात को समझते रहना, डोमेन नेम सर्वर, इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक डोमेन का नाम और एक आईपी एड्रेस। तो इसमें हम बना देते हैं दो नेम, दो चीज बना देते हैं, एक डोमेन का नाम और एक आईपी एड्रेस। डिक्शनरी क्या होती है, इधर डोमेन नेम होगा एंड इधर आईपी एड्रेस होगा। और होगा क्या, इनकी मैपिंग्स होगी। मतलब इसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा डोमेन किस आईपी एड्रेस से मैप्ड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लर्न कोड विद दुर्गेश, learncodeWithDurgesh.com, ये हमारा डोमेन है, और इस आईपी एड्रेस से ये मैप्ड है। आया समझे? तो ऐसे करके पूरा यहाँ पे
मैपिंग सबकी आ जाएगी, खटखट 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 ऐसा करके सारी मैपिंग आ जाएगी। सेम फॉर दिस ऑल्सो, कि हम यहाँ पे सारे सारे सबके आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे। समझ गए? कितने लोग समझ गए? नाउ अब होता क्या है कि ये डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप डोमेन सर्वर, डोमेन नेम सर्वर के पास डिक्शनरी है, उसके पास पता है कि कौन सा डोमेन किस आईपी एड्रेस से मैप है। तो होता क्या है, जब आपका ब्राउजर जब आपका ब्राउजर पहली बार आप आईपी एड्रेस ना लिख करके, फर्स्ट टाइम आईपी एड्रेस ना लिख करके, आप जब यहाँ पे डोमेन नेम डाल देते हो, क्या डाल देते हो? डोमेन नेम डाल देते हो, www.google.com आपने डाल दिया। ठीक है, डोमेन नेम डाल दिया। अब होगा क्या कि अब इसको तो पता ही नहीं है कि कौन से आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट भेजनी है, क्योंकि आपने क्या यूज कर लिया, आपने तो क्या डाल दिया भाई, आपने तो नाम डाल दिया। अब ब्राउजर सोचेगा भाई, समझ गया? तो ब्राउजर रिक्वेस्ट सर्वर को ना भेज करके सबसे पहले वो पता लगाएगा कि ये जो डोमेन नेम है वो किस आईपी एड्रेस से मैप्ड है। तो ब्राउजर सबसे इंटरेस्टिंग चीज करेगा, ब्राउजर यहां से रिक्वेस्ट उठाएगा और इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द डीएनएस सर्वर। ठीक है, इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर को एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, इंटरेस्टिंग सी रिक्वेस्ट, डीएनएस रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट चली जाएगी डीएनएस सर्वर को। क्यों गई है रिक्वेस्ट? ब्राउजर निकालना चाह रहा है आपके डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आईपी एड्रेस है। आया सबको समझ में? आ रहा है ना धीरे धीरे? ब्राउजर को जब तक आईपी एड्रेस नहीं पता तब तक वो रिक्वेस्ट कहाँ भेज देगा? तो ब्राउजर आईपी एड्रेस जानने के लिए डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा है इसने, डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजा है। और डीएनएस क्या करेगा, आई जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली है डोमेन नेम की, वो उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस निकाल करके और एज अ रिस्पॉन्स यहाँ से वापस भेज देगा। एज अ रिस्पॉन्स यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा ब्राउजर को। ठीक है, एज अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में आईपी चला जाएगा और उधर रिक्वेस्ट में आपका डोमेन नेम आया था, डोमेन नेम आया था, डोमेन डीएन लिख दूं, डीएन लिख दूं, यस। अब ब्राउजर को पता चल जाएगा, अच्छा google.com का ये आईपी एड्रेस है, तो उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट चली जाएगी और प्रोसेसिंग हो जाएगी। लेकिन ब्राउजर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करता है। अब पहली बार आपने खोला तो ये जो रिक्वेस्ट गई है ना, ये वाली रिक्वेस्ट, इतना जाने में टाइम लगेगा। इसीलिए इसीलिए होता क्या है, पहली बार जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो अपने कंप्यूटर में तो थोड़ा सा टाइम लेते ही है। लेकिन ब्राउजर क्या करेगा, जब एक बार आपने google.com खोल दिया तो दोबारा ब्राउजर अपने कैश मेमोरी में उस आईपी एड्रेस को सेव कर लेगा। वाह, कैश मेमोरी में उस आईपी एड्रेस को सेव कर लेगा। अब दोबारा जब आप google.com खोलोगे तो कैश मेमोरी में सेव है google.com का आईपी एड्रेस क्या है, तुरंत फट से डोमेन नेम सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं जाएगी और आपके सर्वर डोमेन नेम सर्वर को रिक्वेस्ट ना जा करके आपके एक्चुअल सर्वर को रिक्वेस्ट चली जाएगी जो आईपी एड्रेस कैश मेमोरी में सेव था। तो कैशिंग भी कर लेगा, बार बार उसको डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट ना भेजनी पड़े। आया सबको समझ में? मेरी वॉइस इको हो रही है? हाउ इट इज पॉसिबल भाई, बैकएंड में नहीं होता, फ्रंट एंड में कैसे हो रहा है? नहीं आ रही क्या यार आवाज? बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? आ रही कि नहीं आ रही? बढ़िया से आ रही है कि बेकार से आ रही है? माइक मुंह में लगा रखा है भाई, आएगी कैसे नहीं? ठीक है, अगर अभी भी नहीं आएंगे तो माइक उखाड़ के फेंक दूंगा। दूसरा माइक यूज। कितने लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है यही, जो क्लाइंट सर्वर हम समझे। फ्रंट एंड बैक एंड कितने लोग को समझ में आया? डीएनएस कितने लोग को समझ में आ गया? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये सब चीज हम करेंगे। कैन यू लिटिल बिट स्लो सर? ओके ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ेंगे। बट डीएनएस सर्वर का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? डीएनएस सर्वर का स्टोर, हाँ एड्रेस एक्चुअली जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, हाँ उसके पास डीएनएस होता है, डीएनएस सर्वर होता है, वहीं पे रिक्वेस्ट जाती है। आया समझ में? बाकी और डिटेल में ओवरव्यू मैंने बता दिया, बाकी और डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनएस गूगल करके, और डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, पूरा उसके आर्किटेक्चर में जा करके फिर आप ये देखो। ठीक है, ये देखो, डोमेनियन सर्वर इज अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। डिक्शनरी बताया था ना, फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। सब चीज़ पढ़ सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में पढ़ सकते हो, बट एक ओवरव्यू मैंने बता दिया कि हाँ ऐसे काम होता है, वर्किंग कैसे होती है। आ गया ना समझ में? और जगमीत, नाउ अब बात करते हैं। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि कैसे काम होता है, एक चीज़ तो सबको समझ में आई कैसे काम होता है। अब हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक फ्रंट एंड आ गया और एक बैक एंड आ गया। हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक क्या आ गया, फ्रंट एंड आ गया, एक बैक एंड आ गया। अब इसको जूम करते हैं और थोड़ा डेवलपर एंड से देखते हैं। जूम करते हैं, थोड़ा डेवलपर एंड से देखते हैं। अभी तो ऊपर ऊपर हमने समझ लिया। अब
अब हम इस पे दूरबीन लगाने जा रहे हैं क्या? अब हम इस पे स्कोप लगाने जा रहे हैं, जैसे पबजी आप लोग खेलते हो ना तो स्कोप लगाते हो सर। बट कुछ फ्रेमवर्क फ्रंट एंड एंड बैक एंड साथ में डेवलप करने की फैसिलिटी देती है, और दैट इज एक्चुअली नॉट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। फ्रंट एंड बैक एंड नहीं होता, उसमें बैक एंड ही होता है जो फ्रंट एंड जो HTML को जनरेट करके भेजता है। ठीक है, उसमें फ्रंट एंड नहीं होता, उसमें HTML डायरेक्ट जनरेट होती है, कहाँ से? बैकएंड से, और ब्राउजर पे लोड हो जाती है, तो ब्राउजर ही HTML को दिखा देता है, उसमें कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन नहीं होता प्रोसेस करने के लिए। आया जगमीत समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है ना, जैसे आप कहीं खाना लेने गए, आप बात को समझना, कहीं खाना लेने गए रेस्टोरेंट में, आपने वेटर को बोला भैया एक मसाला डोसा बना दो, एक इडली बना दो। वेटर गया, और वेटर ने किचन में ऑर्डर दे दिया कि एक मसाला डोसा बनाना है, एक इडली बनानी। वहां से हुआ क्या कि बन के आई, वेटर लाया, लेकिन वेटर ने रिसेप्शन पे या जहाँ पे मेन चीज है वहां पे, या जहाँ पे सारे खाने रखे जाते हैं वहां उसने पहले खाना रखा। एक दूसरा बंदा आया खाना परोसने के लिए, समझ गए? उसको पूरा गार्निश वार्निश किया, बढ़िया से सजाया वजाया, देन जाके उसने हमें खाना दिया, आपको खाना दिया। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसे होटल में भी आप जाते हो जहाँ पे आप डायरेक्टली बन रहा है खाना, वहीं पे आपने ऑर्डर दिया और वहीं से डायरेक्टली खाना बना बनाया मिला कि भैया लो जाओ बैठो खाओ, आपको ही उठाना है। आया समझ में? तो दोनों में अंतर है, एक में बढ़िया, एक बंदा प्रॉपर आपको डेडिकेटेड अलॉट किया जा रहा है, खाना लाएगा, सबको सजा वजा के खाना देगा। और आजकल तो ऐसा है कि भैया आप पैसा दे दो तो खाना खिला भी देंगे। समझे? अब दोनों में अंतर है, हाँ दोनों में अंतर है कि एक में आपको तगड़ी चीज मिल रही है, फ्रंट एंड पे चीजें प्रोसेस हो रही हैं खाना बनने के बाद। आया समझ में? तो वो एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड पे, बैक एंड से डेटा ही सिर्फ आएगा, फ्रंट एंड पे सारी प्रोसेसिंग होगी। जैसा रिएक्ट एंगुलर है, सिर्फ डेटा ही आएगा। और दूसरा वाला जो तरीका था उसमें पूरी पूरी HTML ही आ जा रही थी। एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे दोनों तरीके। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस इन दीज आर्किटेक्चर लाइक विच इज फास्ट? ओके ठीक है, चलो पहले हम दोनों आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं। ये बैकएंड में हम लोग ने डिस्कस किया था, और फिर भी समझ लेते हैं, ठीक है? फिर भी समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला तरीका जो ओल्ड है पहले फॉलो होता था, फटाफट समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट हम समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट वे, पहला तरीका क्या है कि हमारे पास सिर्फ बैकएंड का सर्वर है, बैकएंड का एप्लीकेशन है, बैकएंड एप्लीकेशन है। सपोज आपने बना रखा है इसको नोड जेएस में, या पाई जेंगो पे बना रखा है, या जेंगो पे बना रखा है। ठीक है, और फ्रंट एंड में हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं है। फ्रंट एंड इज एक्चुअली अ ब्राउजर, आपका ब्राउजर है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, फ्रंट एंड ब्राउजर ही है। इस आर्किटेक्चर में क्या है कि आपने यहाँ पे www.google.com लिखा, या आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा, रिक्वेस्ट गई, ब्राउजर ने ही रिक्वेस्ट किया, ब्राउजर ने ही रिक्वेस्ट किया, ब्राउजर ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। यहां पे पूरी प्रोसेसिंग हुई बैकएंड की, पूरी प्रोसेसिंग की गई, डेटाबेस की जरूरत थी तो डेटाबेस को लाया गया, पूरी प्रोसेसिंग यहां पे की गई। इतना सबको समझ में आया? नाउ अब बारी आती है रेस्पॉन्स की, बारी आती है किसकी? रेस्पॉन्स की। रेस्पॉन्स में क्या है? ये हमारा ब्राउजर है, सपोज ये क्रोम है। अब क्रोम को क्या समझ में आएगा भाई? क्रोम को क्या समझ में आएगा? HTML। क्रोम को सिंपल HTML समझ में आ रहा है, CSS समझ में आ रहा है, और JS समझ में आ रहा है। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन समझ जाएगा, JS को एग्जीक्यूट कर देगा, CSS से स्टाइलिंग कर देगा, HTML, तो हमारा आर्किटेक्चर है ये। अब अगर यहां से HTML भेजा गया तो ब्राउजर को समझ में आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि यहां से प्रॉपर HTML बनाया जाएगा, जो आपका बैकएंड का सर्वर ही बना रहा है, प्रॉपर HTML यू कैन क्रिएट अ CSS ऑल्सो, यू कैन क्रिएट अ JS ऑल्सो। बट ये पूरा पेज होगा जो कि डायनेमिक बना होगा। डायनेमिक किसने बनाया होगा? आपके बैकएंड प्रोग्रामिंग ने, बैकएंड के सर्वर ने, या बैकएंड का ऐप ने इस HTML को जनरेट किया होगा। डायनेमिक, डायनेमिक जनरेट होगा, डायनेमिक जनरेट हुआ होगा, जनरेट हुआ होगा। कितने लोग समझ गए? एंड देन ये पेज यहां पे भेजा जाएगा, देन ये पेज यहां पे एज अ रेस्पॉन्स भेजा जाएगा, एज अ रेस्पॉन्स भेजा जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब क्योंकि ये पेज यहां पे आया है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही तो आई है, और ब्राउजर उसे पार्स करके दिखा देगा। आया समझ? तो आपको दिख जाएगा। दिस इज अ वन ऑफ द मोस्टली या वाइडली यूज आर्किटेक्चर, जो कि पहले यूज होता था। ठीक है, ओल्ड आर्किटेक्चर बोल सकते हो, अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं है। बट इसमें बैकएंड ही जनरेट करता है आपके पेजेस को, HTML को बैकएंड ही जनरेट करता है, पेजेस को जनरेट करता है, जनरेट करता है पेजेस को।
जनरेट करता है अपने डायनेमिक पेजेस बोल सकते हो। कितने लोग समझ गए ये वाला आर्किटेक्चर, डायनेमिक पेजेस को? इसमें आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की जरूरत ही नहीं है। इसमें इसमें आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू यूज एनी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। एचटीएमएल ही तो आ रहा है, एचटीएमएल बना बना के भेजो, जेएस बना बना के भेजो, यहाँ पे जेएस चलेगी। सर ऑल्सो सर, सर ऑल्सो सर्वर कॉस्ट बचेगी, फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए अलग सर्वर नहीं लेने होंगे। यस बिल्कुल जगमीत, सर्वर एक ही में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। एग्जैक्टली exactly, आप सही कह रहे हो जगमीत, बट इसमें प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है इसमें। इट इज़ नॉट अ सिंगल पेज। यूजर आपकी वॉट लगने वाली इसमें, जो एक्चुअली वेबसाइट यूज कर रहा होगा उसकी वॉट लगने वाली इसमें। बताऊं कैसे? हाँ, जैसे सर्वर में करते थे मनीष, एग्जैक्टली exactly, जैसे सर्वर में करते थे, दिस इज एक्चुअली सेम ट्रेडिशनल प्रोसेस, बैकएंड ही जनरेट कर रहा है डायनेमिक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी तो है, प्रॉब्लम तो समझो। सपोज हमारे पेजेस क्या होते हैं, हमारे एक पहला पहला देखो, फर्स्ट चीज कि हर बार आपको बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अगर आपको फ्रंट एंड में एचटीएमएल भी चेंज करना है देन ऑल्सो, ऐसा में अगर आपको फ्रंट एंड में एचटीएमएल भेज चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो हर बार, क्योंकि एचटीएमएल जनरेट कहाँ से हो रहा है, बैकएंड से ही हो रहा है, तो आपको बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, देन वहां से एग्जीक्यूट होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? दूसरी चीज, अगर सपोज छोटा सा कोई चेंज करना है, स्मॉल चेंज करना है, कुछ स्मॉल चेंज करना है, स्मॉल चेंज करना है, तब भी आपको बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी फॉर द स्मॉल चेंज ऑल्सो। आपका पूरा पेज रीलोड होगा, होल पेज इज रीलोडिंग, होल पेज रीलोड होगा, होल पेज रीलोड होगा, पेज रीलोड होगा, रीलोड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हेडर्स रीलोड होंगे, हेडर, मेन्यू बार्स, जितने मेन्यूज होंगे, कंटेंट होगा, मेन्यू होंगे, कंटेंट होगा, फुटर होगा, फुटर होगा, वो सब रीलोड किए जाएंगे अननेसेसरली, रीलोड होंगे। कितने लोग समझ गए लॉजिक? क्योंकि हर चीज तो बैकएंड से जनरेट हो रही। तो जब भी आप क्लिक करोगे बैकएंड पे, कोई छोटा सा भी काम है, बैकएंड का कोई भी छोटा काम है, बैकएंड का कोई भी छोटा काम है, तो रिक्वेस्ट जाएगी और अननेसेसरली जो चीज मतलब पहले दिख रही थी वो दोबारा से भेजी जाएगी एचटीएमएल पेज के अंदर। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो इससे तो यूजर कह रहे कि यूजर की वोट लग जाएगी इससे मतलब एक लाइक उसने किया, उसको हेडर से कोई मतलब नहीं, फुटर से कोई मतलब नहीं, प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसने लाइक किया है, लेकिन अननेसेसरीली रिक्वेस्ट गए सर्वर को, टाइम लगा, और रेस्पॉन्स आया तो हेडर भी रिलोड हुआ, प्रोफाइल भी रिलोड हुई, साइड बार भी रिलोड हुआ, फुटर भी रिलोड हुआ। आया समझ में? तो यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस डाउन है। आप बचा तो ले रहे हो, पैसा तो बचा लोगे। कौन बोल रहा था? जगमीत, पैसा तो बचा लोगे, बट यूजर ही नहीं आएंगे तो पैसा कहाँ से बचेगा बनेगा कहाँ से आया समझ में? यूजर ही नहीं आएंगे तो पैसा कहाँ से बनेगा कितने लोग समझ गए बात है? यूजर ही नहीं आएंगे तो पैसा कहाँ से बनेगा बचाने से क्या फायदा होगा ना? दूसरा आर्किटेक्चर समझते हैं हम लोग। सर बट रिक्वेस्ट तो जाएगी, किसमें रिक्वेस्ट जाएगी? रिक्वेस्ट तो जाएगी जाएगी ना। अभी दूसरा आर्किटेक्चर समझोगे तो समझना, तब और समझना इंटरेस्टिंग। ठीक है? दूसरा जो आर्किटेक्चर अभी बताने जा रहा हूँ वो बहुत फास्ट है, जिसमें फ्रेमवर्क्स आ जाएंगे फ्रंट एंड पे। ठीक है? नॉट वेल अरेंज्ड कोड, हाँ यस, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, मिक्सअप होगा, फ्रंट एंड बैक एंड एक साथ होंगे। हालांकि सर्वर पे भी आप बहुत सारे आर्किटेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, बट फिर भी रेस्पॉन्स, यूजर एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? आ जाते हैं नीचे, नीचे आ जाते हैं नाउ सेकंड वन। सेकेंड वन में क्या है, जो दूसरा आर्किटेक्चर है, दिस इज एक्चुअली अ गुड आर्किटेक्चर, जो कि आजकल फॉलो हो रहा है, बट हाँ थोड़ा सा कॉस्टिंग वगैरह ध्यान रखना हो। इसमें क्या है, इसमें फ्रंट एंड एप्लीकेशन अलग है, फ्रंट एंड ऐप डिफरेंट होगा, और बैक एंड अलग डिफरेंट होगा। बैक एंड से कोई मतलब नहीं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से। फ्रंट एंड बैक एंड इज डिफरेंट, ये डिफरेंट ऐप ही होगा, डिफरेंट ऐप होगा ये। ठीक है? दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन ना बना करके वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टू एप्लीकेशंस, टू एप्लीकेशंस। यहाँ पे एक एप्लीकेशन ये होगा, एक एप्लीकेशन ये होगा। ठीक है? दिस इज अ सर्वर या बैकएंड एप्लीकेशन, जिसको बोले सर्वर या बैकएंड एप्लीकेशन बोल दो ज्यादा सही है। बैक एंड, जो आप स्प्रिंग बूट, जैंगो, नोड जेएस, पीएचपी किसी से बना सकते हो। लेट सपोज हमने इसको पीएचपी से बना दिया। ठीक है? अगर आप लोग कहोगे तो मैं छोटा मोटा बना के भी दिखा दूंगा, एक्चुअली मैंने पीएचपी भी बहुत ज्यादा काम कर रखा है। एंड दिस इज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड ऐप, जो कि
अब हम क्योंकि रिएक्ट का कोर्स है तो समझ लो ये रिएक्ट का एप्लीकेशन है, रिएक्ट जेएस है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जेएस फ्रेमवर्क यूज किया जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है सर, साउंड एंड वीडियो नॉट स्मूथ। अरे यार भाई, मुझे लग रहा है ऑडियो और वीडियो आ रही होगी, पता नहीं, आप लोग बताओ यार, आज कैसे प्रॉब्लम आने लगी ऐसी? बताओ यार, कुछ दिक्कत हो रही है? आप लोग का नेट मुझे लग रहा है चल नहीं रहा अच्छे से। आप लोग का वीडियो नहीं चल रहा मुझे लग रहा है अच्छे से नेट। चलो। हम्म देख लो देख लो, चलो। अब हमारे पास दो एप्लीकेशन है। थोड़ा मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आज, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। आज हमारे पास दो एप्लीकेशन है। अब हमने दो एप्लीकेशन बना दिए, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। और आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो। और ये आपका ब्राउजर है, कौन सा? ये आपका ब्राउजर है। ये आपका ब्राउजर है, क्रोम या फायरफॉक्स जो भी है। ये आपका ब्राउजर है। सपोज फायरफॉक्स इस बार ले लेते हैं, फायरफॉक्स। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब जब आप इस फायरफॉक्स को यूज करोगे तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालोगे। जैसे वेबसाइट का नाम डालोगे तो रिक्वेस्ट जाएगी फ्रंट एंड पे। किस पे जाएगी रिक्वेस्ट? फ्रंट एंड वाले सर्वर पे जाएगी, या फ्रंट एंड एप्लीकेशन को जाएगी। और आपका फ्रंट एंड का एप्लीकेशन लोड हो जाएगा यहाँ पे। अभी सर्वर से कोई मतलब नहीं, फ्रंट एंड का एप्लीकेशन यहाँ पे लोड हो जाएगा। समझ गए सब लोग? और फ्रंट एंड एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, फ्रंट एंड एचटीएमएल दिखाएगा, सीएसएस की हेल्प से डिजाइनिंग कर देगा, जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट करेगा। कुछ प्रोसेसिंग जावास्क्रिप्ट से करनी हुई तो जावास्क्रिप्ट से हम लोगों ने कर दिया। आया सब ने, सब लोग, हम लोग ने कर दिया। अब देखो मेन चीज क्या है, सब चीज करेगा वो, पूरी एप्लीकेशन जितनी कोडिंग आप यहाँ कर लोगे सब चीज वो दिखा देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि लेट सपोज कि आपको कोई डायनेमिक डेटा चाहिए जो डेटाबेस में स्टोर है। आया समझ में? अब क्योंकि ये एप्लीकेशन चल कहाँ रहा है, ये एप्लीकेशन ब्राउजर पे चल रहा है, ये एप्लीकेशन ब्राउजर पे चल रहा है। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये ब्राउजर पे एप्लीकेशन चल रहा है। अब क्योंकि इसके पास डेटाबेस एक्सेस नहीं है, क्योंकि डेटा आपके सर्वर पे यहाँ बैकएंड पे रखा होगा कहीं इस तरफ, तो ये क्या करेगा, क्योंकि लेट सपोज आपने कोई फ्रेंड की लिस्ट निकाल ली, आपने क्लिक किया सो फ्रेंड या सो फ्रेंड्स, आपने क्लिक कर दिया। अब इसके पास फ्रेंड्स का दिखाने का यूजर इंटरफेस तो है, बट लिस्ट नहीं है। मतलब सारा यूआई तो है इसके पास, बट एक्चुअल डेटा ही नहीं है इसके पास। क्या दिखा देगा? यूजर इंटरफेस की सिर्फ बात होती तब तो दिखा देता। आया समझ में? तो ये क्या करेगा, ये अपने बैकएंड भाई की हेल्प लेगा। बैकएंड भाई को एक रिक्वेस्ट मारेगा, गेट मी द यूजर लिस्ट ओनली। ये प्रोसेस करेगा। बैकएंड इसका भाई बोलेगा यार टेंशन मत लो, मैं दे रहा हूं। ये डेटाबेस से लिस्ट निकालेगा, लिस्ट देगा, और सिर्फ लिस्ट ही यहां से दे देगा रेस्पॉन्स में। रेस्पॉन्स में सिर्फ लिस्ट ही आएगी, एचटीएमएल एचटीएमएल नहीं आएगा, सिर्फ लिस्ट जेसन में आ जाएगी। जैसे हम लोग बैकएंड में समझ रहे हैं, एक लिस्ट आ जाएगी, आप ऐसा समझो। और ये जेसन को उठाएगा, और इसके पास यूआई थी, ये यूआई को डेटा के साथ कंबाइन करेगा। और देन ब्राउजर पे तो चल ही रहा है तो ब्राउजर पे दिखा देगा, तो आप देख के खुश हो जाओगे। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ने आपका टाइम बहुत बचाया। जहां पे पूरा सपोज 30 MB का या 3 MB का डेटा पूरा पेज लोड हो रहा था, वहां पे अब सिर्फ हो सकता है कुछ बाइट्स का सिर्फ डेटा लोड होगा बस बैकएंड से। ये लिस्ट कितना भी है एमबी की होगी, बहुत कम बाइट की ही होगी, कुछ बहुत ज्यादा केबी की होगी। तो जहां 3 MB 4 MB के पेजेस लोड हो रहे थे, अननेसेसरली कोड लोड हो रहा था, अब सिर्फ और सिर्फ जेसन में कुछ रिक्वेस्ट जाएंगी, वहां से डेटा लेकर आएंगी और आपके फ्रंट एंड पे दिखा देंगे। कुछ सेव करना है, सेव। ये फॉर्म हम दिखाएगा फ्रंट एंड, इनपुट भी लेगा, वैलिडेट भी करेगा। और जब इसको सेव करना होगा डेटाबेस में, तब ये रिक्वेस्ट मारेगा, सिर्फ डेटा भेजेगा यहाँ से। और डेटा यहाँ से सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, फिर रिस्पॉन्स आ जाएगा। ऐसा नहीं? तो एक्चुअली जो फ्रंट एंड वाला बंदा है वो इस फ्रंट एंड वाले एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, जो आपका यूजर है वो इसको सिर्फ यूज कर रहा है। इसको सिर्फ जरूरत पड़ने पे कॉल किया जा रहा है बैकएंड को बस। लोड बहुत कम हो जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? सर हाउ जेसन विल कन्वर्ट, ये कौन हैंडल करेगा? वी 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 हम लोग हैंडल करेंगे आयुष। बैकएंड से जब हम भेजेंगे तो जेसन हम लोग कन्वर्ट करके भेजेंगे। और फ्रंट एंड पे भी जब जेसन आएगा तो हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं कन्वर्ट करने के। ठीक है, अब वो अलग बात है, फ्रेमवर्क आप यूज करो बैकएंड के अंदर ऑटोमेटिक हो जा रहा है, बट एक्चुअली अगर आप फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहे होते तो हम खुद ही करते। आया समझ में? सो दिस इज एक्चुअली सेकंड आर्किटेक्चर जो हम लोग सीख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट पहले में भी चल रही थी, जावास्क्रिप्ट इसमें भी चल रही, बट ये फ्रेमवर्क है, अब एक प्रोजेक्ट ही है। इसमें जावास्क्रिप्ट थी वो किसके साथ थी? आपके पेज के साथ ही जावास्क्रिप्ट थी, प्लेन जावास्क्रिप्ट। अभी आर्किटेक्चर समझ में आएगा, आ गया दोनों। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे काम करने वाले हैं। ये हम लोग ये रिएक्ट सीखने वाले हैं। मतलब यहाँ पे अब हम लोग कोडिंग करेंगे, यस हियर। हमें बैकएंड से कोई मतलब नहीं है। अब बैकएंड से हम डेटा कैसे रिसीव करना है, उसको कैसे यहाँ पे दिखाना है, इससे मतलब है बस।
बट अब से फ्रेमवर्क लाइक नेक्स्ट जेएस फॉर आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, या नेक्स्ट जेएस तो फिर वैसा ही है, मतलब उसमें बैक एंड फ्रंट एंड दोनों है जग में, ठीक है। बट अभी हम नेक्स्ट जेएस की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट जेएस ने क्या किया, रिएक्ट सर्वर को कंबाइन कर आपके एक्सप्रेस सर्वर को एक साथ यूज कर लिया है। आया समझ में? तो एक्चुअली रिएक्ट के पास नेक्स्ट जेएस के पास खुद का सर्वर है बैकएंड के लिए। अगर सर्वर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो नेक्स्ट जेएस ने कुछ किया नहीं है, नेक्स्ट जेएस ने इसको इसको कंबाइन कर दिया है बस, और आपको कुछ फीचर दे दिया है। आया जग में समझ में? वी वॉन्ट डिटेल नॉलेज ऑफ रिएक्ट टुडे, वी हैव ऑब्सोल्युटली बिगिनर। अभी रिएक्ट की बात नहीं करेंगे, रिएक्ट की बात करेंगे नेक्स्ट वीक से। अभी तो एचटीएमएल सीएसएस थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। स्टार्ट करें भाई? रिएक्ट वेक्ट डायरेक्टली नहीं शुरू कर देंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी सबको। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? इतना काफ़ी आर्किटेक्चर वगैरह हम लोग सीखे। डोमेन नेम सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। इन होल कोर्स अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आयुष बताते हैं। चलो, डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं। परेशान मत हो, आए हो यहाँ तो सिखा के भेजूंगा। चलो, अब हमारे पास फ्रंट एंड है, बैक एंड है। आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, मुद्दे पे आ जाते हैं। हमारे पास फ्रंट एंड है, बैक एंड है, ठीक है। अब डेवलपर पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं। डेवलपर पर्सपेक्टिव से फ्रंट एंड है एंड बैक एंड है। इफ यू आर अ डेवलपर, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड पे चलेगी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज? फ्रंट एंड पे चलेगा HTML, CSS, JS, फ्रंट एंड पे। तो अगर आपको फ्रंट एंड सीखना है तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। यू आर गुड विद दिस, आप फ्रंट एंड सीख गए, फ्रंट एंड सीख गए, क्योंकि यही तीन बेसिक टेक्नोलॉजीज है जो एग्जीक्यूट होती हैं फ्रंट एंड में। अगर आप कोई कहेगा कि सर रिएक्ट वेक्ट क्या है, तो रिएक्ट वेक्ट बता रहा हूँ क्या है, टेंशन मत लो। ये तीन टेक्नोलॉजीज आप आंख बंद कर समझ लो। समझ लिया सबने? फ्रंट एंड पे क्या क्या चलेंगी? यही चलेंगी। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अभी मैं दिखाऊंगा ये क्या होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बैकएंड में कौन कौन से टेक्नोलॉजी चलेंगी? बैकएंड में ऑब्वियसली बात, आप जावा से यूज कर सकते हो बैकएंड, सर्वलेट या स्प्रिंग बूट वगैरह यूज कर सकते हो। आप PHP से कर सकते हो, नॉर्मल PHP, या फिर PHP नॉर्मल से आगे बढ़े तो आप कोड इग्नाइटर यूज कर सकते हो, लारावेल यूज कर सकते हो। ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लारावेल यूज कर सकते हो। अगर आप पाइथन की बात करें तो जेंगो यूज कर सकते हो, फ्लास्क यूज कर सकते हो, जेंगो, फ्लास्क। अगर आप नोड की बात करें तो आप एक्सप्रेस यूज कर सकते हो। एन नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स जो कि बैकएंड पे चल रहे हैं। बैकएंड में आपको एक ही चीज़ सीखनी है, कोई भी सीख लो, जो सबसे तगड़ा लग रहा हो आपकी, जिसमें पकड़ हो। जावा अगर आपको आती है तो आप स्प्रिंग सीख लो, ठीक है। PHP सीख लो, जेंगो सीख लो, बट बैकएंड में सब एक ही जैसे काम करेंगे। फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है। बट अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जावास्क्रिप्ट को बढ़ा करके, जावास्क्रिप्ट को कह सकते हो, जावास्क्रिप्ट प्लेन है। प्लेन, जैसे प्लेन डोसा आप खाते हो, जावास्क्रिप्ट प्लेन है। तो प्लेन में मजा नहीं आएगा ना। तो प्लेन जब आप यूज करते थे जावास्क्रिप्ट तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो इस जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा और लाइब्रेरी कोड लिख करके, मतलब इस जावास्क्रिप्ट को यूज किया गया और कोड लिखा गया और बना दिए गए फ्रेमवर्क्स, जैसे एंगुलर, रिएक्ट। अब रिएक्ट एक सिंपल लाइब्रेरी है, ठीक है, व्यू, ऐसा करके फ्रेमवर्क्स बना दिए गए। तो फ्रेमवर्क्स बना दिए गए, एक कह सकते हो एक पैटर्न बना दिया गया कि एंगुलर यूज करो तो ये चीजें होती हैं, ऐसे काम करना है आपको। रिएक्ट यूज करना है तो ये चीजें होती हैं, ऐसे काम होता है। व्यू जेएस यूज करोगे तो ऐसे ऐसे काम होता है। बट एक्चुअली ये सारे जेएस को मिला करके ही बने हुए हैं। आया समझ में सबको? जावास्क्रिप्ट के ही ये सारे तीनों फ्रेमवर्क्स हैं, और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं। एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो ये सारे फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कुछ नया आ गया, बस जावास्क्रिप्ट का कुछ किसी ने भाई सोचा कि जावास्क्रिप्ट में कोड करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं 10 लाइन का कोड लिख देता हूँ, कोई 10 लाइन का कोड यूज कर लेगा तो वो उसका काम आसान हो जाएगा। तो ऐसा ही है, एंगुलर का पूरा फ्रेमवर्क बना दिया गया जावास्क्रिप्ट को यूज करके, टाइपस्क्रिप्ट को यूज करके, रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट यूज करके, व्यू जेएस जावास्क्रिप्ट यूज करके, मतलब एक फ्रेमवर्क ही बना दिया गया जो कुछ ज्यादा नहीं काम करेंगे, बस थोड़ा कम काम करेंगे, आपके काम को आसान बना देंगे, आसान बना देंगे। आया समझ में? ये सारे फ्रेमवर्क्स आपके काम आसान बना देंगे, दैट मीन्स यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ा देंगे। जो फीचर जावास्क्रिप्ट नहीं दे पाता वो फ्रेमवर्क दे देंगे। अब आप लोग कहोगे कि जावास्क्रिप्ट के तो सारे फ्रेमवर्क हैं, तो क्या HTML CSS के भी कोई फ्रेमवर्क है क्या? डिजाइनिंग के भी कोई फ्रेमवर्क है? बिल्कुल।
HTML CSS के भी फ्रेमवर्क है। CSS फ्रेमवर्क आपने सुना होगा, बूट स्ट्रैप सुना है? बूट स्ट्रैप डिजाइनिंग के लिए और कंपोनेंट्स के लिए। टेलविंड CSS का फ्रेमवर्क है, टेलविंड CSS। तो ऐसा करके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और भी दिए गए जो आपके काम को आसान करेंगे। ठीक है, ये सारे यूज कर रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट को ही, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही आपको फ्रंट एंड पे यूज करना है। बस हाँ, फ्रेमवर्क है तो थोड़ा अलग तरीके से HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल, मेन चीज आटा ही होता है। आटा से लोग समोसा बना देते हैं, आटा से लोग रोटी बना सकते देते हैं, आटा से लोग पूड़ी बना देते हैं, और आजकल तो भैया पता नहीं क्या क्या आटा से बना रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि बेस आपका जावास्क्रिप्ट ही, आटा ही है, बेस आपका आटा ही है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? बेस आपका आटा ही है। तो अब हमें प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट क्या है रिएक्ट से सीखने के? मेन हम लोगों ने पकड़ा है रिएक्ट जेएस। तो हम लोगों ने पकड़ा क्या है? रिएक्ट जेएस। हमें रिएक्ट जेएस सीखना है। लेकिन रिएक्ट जेएस सीखना है, ये गलत धारणा है आपकी। आप ये मत सोचो रिएक्ट से सीखना है। आपको डेवलपमेंट सीखना है। क्या सीखना है आपको? डेवलपमेंट सीखना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। डेवलप कैसे करोगे चीजें, ये सीखना है। ऐसा मत सोचो कि आपको हो सकता है कल को आपको किसी कंपनी में जाओ, वहाँ पे एंगुलर पे काम करा दें, आपका व्यू पे काम करा दें, व्यू व्यू पे बोले काम करो। या हो सकता है कि आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, रिएक्ट पे 10 लाख का पैकेज है, एंगुलर पे 20 लाख का पैकेज है, तो आप ही बोल दोगे कि रिएक्ट हमने किया हुआ है, एंगुलर छोड़ देंगे, जाओ एंगुलर नहीं करेंगे। आया सबको समझ में क्या कह रहा हूँ? तो उस समय सिर्फ ऐसा नहीं है, तब आप तुरंत भाई क्या करो, 1 महीने के अंदर एंगुलर सीख लो ना, 20 लाख का पैकेज तो मिल रहा है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ये मत सोचो कि हमें रिएक्ट जैसे सीखना है। यू हैव टू लर्न फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का क्या काम है, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, रिएक्ट में कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। पैसे के लिए कुछ भी करेगा, यस मनीष? तो ये हमें सीखना है। दिस इज एक्चुअली अवर टारगेट। बट उसके लिए हमें क्या करना है, टेंशन मत लो, उसके लिए हमें सीखना है HTML का बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, CSS का फंडामेंटल पता होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल पता होना चाहिए। आया सबको समझ में? तो प्री रिक्विजिट मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ये बताऊंगा कि आपको HTML पता होना चाहिए बेसिक। आप बहुत हाई फाई नहीं आता, कोई बात नहीं। CSS बेसिक, हाई फाई नहीं आता, कोई बात नहीं। जावास्क्रिप्ट बेसिक, और जावास्क्रिप्ट में ES6 के फीचर्स इंपॉर्टेंट है। ES ES6 के फीचर्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्चुअली प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स, रिक्विजिट प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स। कितने लोग समझ गए? अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। कोर्स लिंक अपना यूट्यूब, ओके ठीक है, शेयर कर दूंगा भाई। ओके नाउ, अब मेन बात आती है कि क्या सर आप ये चीज़ सिखाएंगे? बात आती है ना कि भाई अगर रिएक्ट सीख रहे हैं, तो अगर मान लो कोई ऐसा भी है जिसको नहीं आती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर क्या करेंगे? आपने तो सर को पैसे दिए हैं, या भैया को पैसे दिए हैं। ठीक है, हो सकता है ना, कह सकते हो। तो मुझे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई फ्रंट एंड में, बैकएंड में मास्टर और फ्रंट एंड नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट HTML के सीख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, क्या कहते हो, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन करा देता हूँ इन तीनों का। करा लें रिवीजन? रिवीजन में करा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन। और मेन चीज़ है, अगर आपको आती भी तब भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे जब आप कोई वेब पेज बना रहे हो, तो SEO फ्रेंडली कैसे बनाएं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाता जाऊंगा। ट्रस्ट मी, अगर आपको चीज़ें आती भी हैं तब भी आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखोगे। VS कोड को कैसे सेटअप करें अच्छे से, जिससे थोड़ा मजा तो आए काम करने में, कोडिंग करने में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से सीखने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर दें भाई। एक बार सिलेबस दिखा दूं, कहो सिलेबस दिखा दूं? आई थिंक लेट्स सी, सिलेबस मिल जाए मुझे तो दिखा दूं यार। लाइव बैच फ्रंट एंड, ये वाला इसके अंदर सिलेबस इंक्लूडेड था शायद, एक बार लॉगिन करते हैं। हम्म, हम्म, इससे लॉगिन हो जाएगा क्या? हाँ, ट्रायल है ना सिलेबस, यस। सिलेबस तो ट्रायल में था, बट स्टार्ट ट्रायल कर लो, यस ये रहा सिलेबस। ठीक है, तो हम लोग वीक 1 में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के रिवीजन ट्राई कर लेते हैं। वीक 1 और दो दो में कर लेंगे तब भी कोई बात नहीं, 1 और 2 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं, मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपन के पास टाइम बहुत कम है।
टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, सब बनेगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे, अभी बैच स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे। अभी एक हफ्ता 2 हफ्ता नॉर्मल हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे, तब तक सब चीज़ें हो जाएंगी। कोई टेंशन मत लो यार, सब बनेगा। ठीक है, आपको यहीं पे अपडेट मिल जाएगी। सॉरी, एक चीज़ तो बताना भूल गया, कोई भी चीज़ होगी तो आपको यहीं पे अपडेट मिल जाएगी, यस, कोर्स के अंदर ही। आपको टेलीग्राम ग्रुप अगर बनेगा तो आपको कोर्स के अंदर ही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। आप इन कंटेंट को जरूर देखिएगा, यहाँ नोट, सिलेबस, सब चीज़ यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम HTML से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम HTML। करें भाई HTML? करें HTML? यस यस बोल दो भाई। लेट्स गो टू द बेसिक्स, बेसिक्स पे चलते हैं HTML से। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दें सर, इस बार रिसोर्सेज का फोल्डर बना देना कोर्स में। ठीक है भाई, रिसोर्सेज का बना देंगे। ठीक है, चलो एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखा देता हूँ। सबको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और यस, वी विल प्रोवाइड अ नोट्स। HTML CSS के सारे नोट्स मैं दे दूंगा। आई थिंक कहाँ गया ये, यस, एवरीथिंग जो हम पढ़ाएंगे आपको PDF दे देंगे, एंड इन डिटेल PDF दे देंगे, यस, विथ एवरीथिंग। हाँ, गिटहब पे डाल देंगे, हाँ, बाकी आपको कोर्स के अंदर डाल देंगे, सब जगह मिल जाएगा, और अगर ग्रुप बन जाएगा तो ग्रुप में भी डाल देंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो कोई भी, और पढ़ाऊंगा तो मैं है ही। कोई डाउट्स है तो लाइव आप पूछ सकते हो। चलो, तो कोई टेंशन मत लो, बस आपको मेहनत करनी है। चलें स्टार्ट कर दें भाई। सबसे पहले हम VS कोड सेटअप करते हैं। क्या सेटअप करते हैं? VS कोड सेटअप करते हैं। तो VS कोड सेटअप कैसे करेंगे, क्या क्या, और उसका भी मैंने नोट्स में यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो इसका भी एक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, एक PDF डाल दिया VS कोड सेटअप का भी। तो ये भी चेक कर लेंगे, बट हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई शुरू करें कहानी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसको हटाते हैं नाउ। सबसे पहले HTML क्या होता है पढ़ते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम कोड कहाँ पे करेंगे, कोड कहाँ पे करेंगे, कोड कहाँ पे लिखेंगे, कोड कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे। उसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए होगा, टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, अगर आप विंडोज़ के अंदर हो। Notepad++ यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, बस ये सारे हमें एक ऐसी जगह देंगे जहाँ पे हम कोड को लिख सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपको रहना कहाँ है, आपको घर दे देंगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी घर होता है जहाँ पे सिर्फ रहना है, एक ऐसा भी घर होता है जहाँ पे पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, खाना बनाने वाला है। तो आप किस घर में रहना पसंद करोगे? ठीक है, नॉर्मल वाले घर में रहना पसंद करोगे, कि पंखा, कूलर, फ्रिज, AC, खाना बनाने वाला? ठीक है, सो आपको ज़्यादा फीचर चाहिए ना। ठीक है, तो उसी लिए हम क्या करेंगे, घर हम चूज करेंगे, एग्जैक्टली exactly। तो अब देखो, अगर आपको सिंपल काम करना है, सिर्फ आपको कोड लिखना है, तो इन सब टेक्स्ट एडिटर पे जा सकते हो, इनमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, होते हैं बट ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा पावरफुल फीचर चाहिए, पावरफुल फीचर वाला एक एडिटर चाहिए जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हों। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे VS कोड। क्या यूज़ करेंगे? VS कोड। अब VS कोड के पास बहुत सारे फीचर्स हैं, कोड को लिखने के, कंपाइल करने के, कोड को कंपाइल करने के, लिखने के, राइट करने के, डीबग करने के। आ रहा समझ में सबको? ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, N नंबर ऑफ फीचर्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। एंड सबसे इंटरेस्टिंग और तगड़ी चीज क्या है, इसके अंदर यू कैन ऐड योर फीचर, आप अपनी फीचर को ऐड भी कर सकते हो। दैट मीन्स ये बहुत सारे एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। ऐड योर फेवरेट एक्सटेंशन, फेवरेट एक्सटेंशन, फेवरेट एक्सटेंशन, टू इनहेंस द फीचर, टू इनहेंस VS कोड, इनहेंस द फीचर ऑफ VS कोड। है समझ में? तो अब ऐसे आईडीज जिसके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जो डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं आईडीज। उनको सिंपल एडिटर नहीं बोलेंगे, उनका नाम अलग है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आईडीज। आईडीज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो पूरा पूरा इन्वायरमेंट ही दे देंगे। तो इसको हम बोलेंगे आईडी। आ गया ना समझ में सबको? इसीलिए हम VS कोड को क्या बोलेंगे? आईडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईडी बोलेंगे। ठीक है। क्या सर और भी आईडीज हैं मार्केट में? बिल्कुल। आपने वेब स्टॉर्म का नाम सुना है किसी ने? स्टॉर्म, ये इंटेलिजे बेस्ड आईडी है, या जेट ब्रेन्स वालों की है, जेट ब्रेन्स वालों की है। ठीक है, तो ये भी एक तगड़ी आईडी है जिसको यूज कर सकते हो, बट अच्छी बेकार बात है कि ये पेड है। ठीक है, तो ऐसा करके बहुत सारी आईडीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। कितने लोगों ने वेब स्टॉर्म सुना है नाम? किसी ने सुना है वेब स्टॉर्म? ये किसी ने नहीं सुना?
कैन वी यूज एसटीएस विद वीएस कोड फॉर द फ्रंट एंड? यस यू कैन। हाँ, अभी मैं बाद में दिखा भी दूंगा, बहुत तगड़ी आईडी है। अगर जो इंटेलिजे यूज करते हैं उनको मजा आ जाएगा, इंटेलिजे ही बेस्ड है बस वो वेब के लिए। बट हम लोग आईडीज में से वीएस कोड यूज करेंगे, सबसे तगड़ी और फ्री ओपन सोर्स वीएस कोड, ठीक है? तो हम लोग वीएस कोड ही यूज करेंगे, और बाकी आपकी मर्जी, तो नोट पैड, सबलाइम, जो भी आपको यूज करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें वीएस कोड डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, मैं बता देता हूँ। आप जाओगे यहाँ पे, वीएस कोड ने कहीं जाने नहीं दी, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे वीएस कोड लिखो गूगल पे, वीएस कोड डाउनलोड पे चले जाओ। एज सिंपल है, डाउनलोड फॉर मैक, आप अपने लिए विंडोज कर लो, एंड यस डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, चाहे मैक हो चाहे लिनक्स, चाहे मैक हो चाहे विंडोज हो। जो डाउनलोडिंग मतलब जाएगी उसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैक में भी आप डीएमजी फाइल मिल जाएगी, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज अगर आप यूज़ करते हो, जैसे ब्रीव वगैरह यूज़ करते हो, ब्रीव, तो ब्रीव वीएस कोड वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो आप। होम ब्रीव, होम ब्रीव, यस, ये वाला कमांड चला दो डायरेक्टली, ब्रीव इंस्टॉल वीएस कोड या विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा मैक में। विंडोज़ का तो सिंपल सेटअप है, EXE डाउनलोड करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो। मैं तो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करूंगा भाई, आई विल यूज़ लेटेस्ट वर्जन, और आप भी लेटेस्ट वर्जन, किसी भी सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करिए, और अभी तो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करिए, ठीक है? कितने लोग इंस्टॉल कर लोगे? हाउ मेनी ऑफ यू? सब लोग कर लोगे ना? सिर्फ EXE डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ठीक है? नाउ अब जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर लोगे, उसके बाद VS कोड ओपन करोगे, तो ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यस, ऐसा VS कोड दिखेगा, दिखेगा VS कोड दिखेगा। तो अभी ये फोटो नहीं कि बैठ के देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, ठीक है? क्या क्या करना होगा देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है अपने VS कोड को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, और ये थोड़ा और हेल्पफुल हो जाए हमारे कोडिंग डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए। बात को समझना, कोडिंग डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हम इसमें कुछ एक्सटेंशंस ऐड करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये एक्सटेंशंस का, सबको दिख रहा है ना, ये जो चार रेक्टेंगल टाइप का, स्क्वायर टाइप का जॉइंट है, एक उसमें भाग रहा है, एक एक्सटेंशन भाग रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और ये है एक्सटेंशन विंडो। यहाँ से आप बहुत सारे एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, जितने मर्जी उतने ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है HTML CSS, एच टी एम एल टाइप करके देखो कोई एक्सटेंशन अवेलेबल है। HTML CSS, ये देखो हमारे पास HTML CSS सपोर्ट दिख रहा है सबको, ये एक्सटेंशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? HTML CSS सपोर्ट दिख रहा है, तो अच्छी बात है। तो इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल बटन आएगी, इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है? इसको कितने लोगों ने किया देखो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 14 लाख लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे सबसे पहला। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, ठीक है? उसके बाद क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट भी कोड करेंगे, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट का भी आई थिंक जावास्क्रिप्ट का भी हमारे पास ES6 कोड स्निपेट एक है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, 16 मिलियन वाला एक है भाई, बहुत तगड़ा। यही है शायद, हाँ, 16 मिलियन का ये जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स, इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? इसको पढ़ भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है? कुछ शॉर्टकट्स हैं देखो, IMP लिखना है इंपोर्ट के लिए, IMN लिखना है इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल विदाउट मॉड्यूल नेम, ठीक है? ENV बना सकते हो ऐसे। तो इन्होंने शॉर्टकट्स भी लिख रखा है कि कैसे चीज़ें ट्रिगर होंगी। कंस्ट्रक्टर बनाना है तो CNS लिख सकते हो, तो इसके बारे में पढ़ भी सकते हो अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज यूज़ करोगे तो समझ जाओगे आप, ठीक है? जैसे अगर आपको console.log लगाना है तो CLG लिख करके console.log लगा सकते हो। अभी हम बताएंगे, जैसे कंसोल डायरेक्टरी करनी है, console.dir, तो CDI लगा के लगा सकते हो। डीबग करना है तो CDB लगा के डीबग कर सकते हो। तो ये इसके फीचर्स हैं। इतने लोग को इनकम टैक्स भी नहीं भरते ठीक है? तो ये इसके फीचर्स हैं, यूज करेंगे तो बताएंगे। एक और एक्सटेंशन चाहिए हमें, लाइव सर्वर। क्या चाहिए? लाइव सर्वर। तो यहाँ पे आ जाते हैं लाइव सर्वर, उसका काम क्या है बताऊंगा अभी। लाइव सर्वर, लाइव सर्वर हमारे कोड को लाइव रीलोड कर देगा, ठीक है? तो आपको ये लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना है, जो कि आई थिंक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, भाई 52 करोड़ लोगों ने किया है क्या भाई? देखें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख करोड़ नहीं, 5 करोड़ 20 लाख लोगों ने किया है इंस्टॉल लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिक रीलोड करता रहेगा, आपको मैनुअली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आया सामने? मैनुअली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लाइव सर्वर भी हो गया। क्या क्या हो गया है यहाँ पे लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन, इंपॉर्टेंट VS कोड एक्सटेंशन,
क्या क्या किया मैंने? HTML CSS सपोर्ट, JS सपोर्ट, और लाइव सर्वर, ये तीन हमने कर लिए। और देखते हैं कौन कौन सा है। लाइव सर्वर हो गया। नेक्स्ट आपको एक प्रीटियर डाउनलोड करना है जो आपके कोड को सुंदर बनाएगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, प्रीटियर सर्च करो, प्रीटियर, 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 एंड ये रहा प्रीटियर, कोड प्रीटियर। इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ये आपके कोड को सुंदर बनाएगा। ठीक है, फॉर्मेट करेगा। प्रीटियर इज ओपिनिएटेड कोड फॉर्मेटर, ये फॉर्मेटर है जो आपके कोड को फॉर्मेट करता रहेगा। समझ गए सभी लोग? तो ये भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, प्रीटियर, सॉरी, प्रीटियर। ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा है? एक एमेट भी होता है, तो एमेट का सेटअप हम लोग कर लेंगे। देखते हैं एमेट है कि, एमेट तो ऑलरेडी मिलता है इसके साथ। एमेट भी होता है, एमेट भी बताऊंगा क्या है। तो एमेट हमारे पास ऑलरेडी होता है, इसके साथ इनबिल्ट है, तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एमेट के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक होता है पाथ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस उसको भी अभी छोड़ देते हैं, बाद में हम और बता दूंगा। एक होता है ब्रैकेट पेयर, देखते हैं ब्रैकेट पेयर, ब्रैकेट पेयर, ये रहा। इसको कर लो भाई। ब्रैकेट पेयर में क्या है कि जहां ब्रैकेट क्लोज होगा और बंद होगा उसका पेयर ये दिखाएगा, कलर करता रहेगा आई थिंक। ठीक है, आई थिंक ये वाला करते हैं, कलराइजेशन वाला, कलराइजेशन टॉगलर है ये ना। यस, ये देखो, इसमें ब्रैकेट जहाँ क्लोज होता है बंद होता है ये दिखाता रहता है। तो इसको भी हमने डाउनलोड कर रखा है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और कोई है? बस। बस और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो चीज़ और करेंगे, एक दो चीज़ और करेंगे। हम्म, सब लोग इस वाले बटन पे, ये वाले बटन दिख रही है सबको नीचे, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट बॉटम सेटिंग्स की, दिख रही है सबको कि नहीं दिख रही? लेफ्ट बॉटम दिख रही है ना? इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स को देख, क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्च आ गया, सर्च यहाँ पे आ गया सर्च। यहाँ पे हम सर्च करेंगे फॉर्मेट ऑन सेव, फॉर्मेट ऑन सेव, और इस वाले चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। ये दिखा सबको? फॉर्मेट ऑन सेव, जैसे आप सेव करोगे फाइल अपने आप से फॉर्मेट हो जाएगी। बहुत तगड़ी चीज है फॉर्मेट ऑन सेव। ठीक है, आ गया सबको समझ में? बाकी एज सच अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी जो ज़रूरत होगी तो हम देख लेंगे। इतने इतने एक्सटेंशन कर लोगे सब लोग? ये तो ऑलरेडी चेक है, ये आपने किया है। मेरे में चेक है, मैं पहले से यूज़ करता हूँ ना VS कोड भाई, पहली बार थोड़ी ना डाउनलोड किया हूँ, मैं पहले से यूज़ करता हूँ। तो ये चेक कर लीजिएगा, फॉर्मेट ऑन सेव। आया समझ में? ऐसे तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूँ, फिर पढ़ाऊंगा कैसे? ठीक है। ठीक है, बस इतना अभी कर लिया, अभी के लिए इतना ठीक है, इतना ठीक है। कर लोगे सब लोग नाउ? इतना कर लोगे तो ठीक है। अब हम वी आर गुड टू गो। अब हम क्या करेंगे, अपना वर्क स्पेस सेटअप करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे आपको कोडिंग करनी है उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। हमारा ये वाला बैच है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट का। तो हम कहेंगे HTML प्रोजेक्ट, HTML डैश प्रोजेक्ट, डैश भी रख दो चाहे अंडरस्कोर रख दो, प्रोजेक्ट, HTML प्रोजेक्ट। कितने लोग समझ गए? या फिर आप ऐसे रख दो, नाम इसका रख दो कुछ ऐसा, प्रोजेक्ट या रिवीजन प्रोजेक्ट, रिवी या फर्स्ट लिख दो। क्या लिख दें? नाम, नाम बताओ भाई सब लोग। इसमें HTML CSS करने वाले हैं, तो बेसिक प्रोजेक्ट लिख देते हैं, बेसिक डैश प्रोजेक्ट, डैश प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट रख दिया। अब इस प्रोजेक्ट को, इस वाले फोल्डर को हम अपने VS कोड से ओपन करेंगे। सबसे तगड़ा तरीका है, आप क्या करिए, इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दीजिए। कितने लोग कर लोगे? और यस आई ट्रस्ट द ऑथर कर दीजिए। कितने लोग कर लोगे भाई? ड्रैग एंड सिंपल ड्रॉप कर दीजिए इधर। ये देखो, यहाँ से ड्रैग करिए, इधर ड्रॉप कर दीजिए। अगर ये तरीका नहीं आ रहा है तो आप फाइल पे जाइए, ओपन फोल्डर पे जाइए और अपना फोल्डर चूज कर लीजिए एंड ओपन कर लीजिए। दोनों में से आप कैसे भी ओपन कर सकते हो। कर लोगे इतना काम नाउ? अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है, आपको दिख रहा है राइट टॉप पे बेसिक प्रोजेक्ट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब दिखा? बेसिक प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये आपका फोल्डर है। इसी के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, वेब फ्रंट एंड बैक एंड जो भी आपको बनाना है। ऑब्वियसली बात है, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, रूट है कह सकते हो, रूट। आगे बढ़े? इतना सबको समझ में? सेटअप कर लोगे सब लोग? सेटअप हो जाएगा? पक्का? बताओ भाई। चलो,
कर लीजिएगा इतना, नहीं किसी को दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो होता क्या है कि हमारा फ्रंट एंड है, ब्राउजर को ऑब्वियसली बात, ये फ्रंट एंड का एप्लीकेशन है जो कि ब्राउजर को कह सकते हो समझाना है। तो ब्राउजर को HTML समझ आती है, तो हम इसीलिए राइट क्लिक करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.html फाइल। आया सबको समझ में? अब क्योंकि ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो ब्राउजर पे चलेगा, किस पे चलेगा, ब्राउजर पे चलेगा। और ब्राउजर को समझ में क्या आती है, HTML फाइल, इसीलिए हमने एक HTML फाइल बनाई है, .html फाइल। आया समझ में? इंडेक्स इसलिए नाम रखा है क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है उसका होम फाइल जो होती है वो इंडेक्स फाइल होती है, उसका नाम इंडेक्स होता है। ये कन्वेंशन है, कोई जरूरी नहीं, आप बदल भी सकते हो। बट कोई भी प्रोजेक्ट है उसका फ्रंट पेज होता है, वो इंडेक्स होता है। जैसे बोलते हैं ना, जब आपने कोई बुक खोली तो सबसे पहले कौन सा पेज दिखता है, इंडेक्स, ठीक है, होम पेज। तो इंडेक्स, इसीलिए मैंने index.html फाइल बनाई। अगर मुझे about.html बनानी होती तो मैं यहाँ पे about.html बनाते। ये सिंपल वैसे ही है जैसे आपकी एक किताब है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं। तो ये पहला पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया, और इसको पेजेस हम लोग बोलते हैं। सर्विसेज पेज बनानी है तो services.html बना लेंगे। समझ में आ रहा है सबको? हमें सपोज कॉन्टैक्ट पेज बनाना है तो contact.html पेज बना लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, HTML पेज बना लेंगे। आया ना सबको समझ में? इसी तरह हम मल्टीपल पेजेस बना देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पेज और पहला पेज कौन सा होने वाला है, होम पेज होने वाला है हमारा। इसके अंदर कोड लिखेंगे, समझो बस बात को समझना। आप लोग कहोगे सर हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इमेज भी होती है, इमेज कहाँ पे रखें, क्या हम यहीं पे रख सकते हैं इमेज? बिल्कुल, आप इमेज को अपने इसी फोल्डर में कॉपी कर सकते हो। लेकिन खुद सोचो यार, खिचड़ी पक जाएगी कि नहीं पक जाएगी? अगर आप इमेज को यहीं डाल दोगे तो खिचड़ी पक जाएगी। HTML फाइल्स भी यहाँ आ जाएंगी, इमेजेस भी इसी में आ जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अच्छा तरीका होता है कि आप एक फोल्डर बना लो यहाँ पे, और उसका नाम दे दो इमेजेस, और वो सारी इमेजेस यहाँ पे रख दो। जैसे मैं रख के दिखाता हूँ, कोई इमेज ले लेते हैं, रख के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आए एंड डाउनलोड्स में चलते हैं, और ये वाली इमेज लेते हैं, इसका नाम, हाँ ये वाली इमेज लेते हैं, इसको कॉपी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपने इमेजेस में। यस, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। इसको रीनेम कर लेते हैं लोगो डॉट या live.jpg। कितने लोग समझ गए? ऐसा करके आप इस फोल्डर में डालते जाएंगे इमेजेस वगैरह को, इमेजेस वाले में इमेजेस डालते जाएंगे। कितने लोग समझ गए? आप लोग कहोगे सर क्या बाहर रख सकते थे? बिल्कुल रख सकते थे यार, बाहर रखो, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कंफ्यूजन हो जाती, प्रोजेक्ट को हमें क्लीन रखना है, क्लीन बनाना है, क्लीन। तो इसलिए इमेजेस के अंदर हम इमेजेस रखेंगे। अगर कोई हमें CSS फाइल रखनी होगी तो हम CSS नाम से फोल्डर बना लेंगे। CSS बाहर रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे। CSS क्या होता है समझेंगे। जावास्क्रिप्ट रखनी होती तो जावा JS नाम से फोल्डर बनाते, और वो सारी जावास्क्रिप्ट JS फोल्डर के अंदर रखते। ये वैसा ही है जैसे आपने घर बनवा रखा है, घर में किचन बनवाते हो किस लिए? अरमान, किचन किस लिए होता है, पता है ना? किचन किस लिए होता है? हाँ, किस लिए किचन होता है? किचन बनाया जाता है खाना खाने के लिए, एग्जैक्टली खाना बनाने के लिए। हाँ, खाना तो बना तो कहीं भी सकते थे, खाना तो हो सकता है ड्राइंग रूम में बना लो, हॉल में बना लो, बट किचन में ही क्यों बनाया जाता है? अब बात को समझना, थोड़ा रिलेट करना। किचन में ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि थोड़ा सा चीजें अरेंज रहे हर जगह, मतलब हर जगह गंद मत फैलाने लगो आप घर में, खिचड़ी मतलब खिचड़ी पक जाएगी फिर तो। ऐसा ना, तो इसी इसी तरह यहाँ भी है। ये जो हमारा होम फोल्डर है, आप जावास्क्रिप्ट भी इसके अंदर रख सकते हो, आप इमेजेस भी इसके अंदर रख सकते हो, CSS भी रख सकते हो, बट नहीं रखेंगे हम उसको थोड़ा क्लीन रखने के लिए उसकी एक अलग स्पेस बनाएंगे। एक फोल्डर बना देंगे जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट CSS सारे रखेंगे, इमेजेस वाले इमेजेस सारी इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर रखेंगे, JS वाले फोल्डर के अंदर रखेंगे, और हमारे होम में सारी HTML होंगी। फोल्डर स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? अगर हमें कोई और इमेज लेनी है जैसे ये यूट्यूब थंबनेल थंबनेल, तो इसको कॉपी करेंगे और अपने इमेजेस वाले में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। आया समझ में कि नहीं आया सबको? तो इमेजेस सारी हम यहाँ भरेंगे, कोई स्टाइल सीट होगी तो इसके अंदर आएगी, कोई GS होगी तो इसके अंदर आएगी। अब बात कर लेते हैं स्टाइल सीट और GS है क्या, ठीक है। आ जाओ भाई, सब चीज सिखाता हूँ बारी बारी से, काहे परेशान मत हो कोई। जब हम कोई वेब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जब हम कोई वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये हमारा वेब प्रोजेक्ट है, रेड रेड दिख रहा है, फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, वेब प्रोजेक्ट है, ठीक है, वेब। अब ये प्रोजेक्ट, सबसे पहली चीज, ये प्रोजेक्ट चलेगा ब्राउजर पे। कहाँ चलेगा? ब्राउजर पे चलेगा। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझते जाओ। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा ब्राउजर के द्वारा, और ब्राउजर को HTML समझ में आती है। अब HTML होता क्या है समझो। HTML अगर मैं बताऊं क्या होता है तो आप देखो, HTML बेसिकली
वेबसाइट को बनाने के लिए आर्किटेक्चर डिफाइन करना पड़ता है, और वही हमारा HTML होता है। ठीक है। हाँ, HTML का फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। लैंग्वेज। अब आप लोग कहोगे सर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? तो इसका सिंपल सा मतलब है, इसमें बहुत सारे टैग्स हैं। जैसे जैसे HTML टैग है, और हेड टैग है, बॉडी टैग है, हेड टैग है, पैराग्राफ टैग है। इसी तरह बहुत सारे टैग्स बना देंगे, और हर एक टैग का एक मीनिंग है। ठीक है। और इस टैग का मतलब ब्राउजर को पता है। ब्राउजर को पता है कि H1 आ जाएगा तो हमें क्या करना है, पैराग्राफ आ जाएगा तो हमें क्या करना है, बॉडी आ जाएगी तो हमें क्या करना है, HTML हेड आ जाएगा तो हमें क्या करना है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड टैग्स बनाए गए। अब टैग से होता क्या है? टैग से एक्चुअली हम अपने पूरे पेज का लेआउट या कैसे तो आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं। आर्किटेक्चर कि भैया हमारा यहाँ पे हेडिंग होगी, यहाँ पे पैराग्राफ होगी, यहाँ पे बटन होगा। आ रहा समझ में सबको? तो इससे हम आर्किटेक्चर बनाते हैं, एज एज सेम एज जैसे आपको एक घर बनाना है, तो सबसे पहले आप उसका एक स्केलेटन खड़ा करते हो। स्केलेटन खड़ा करते हो, बाद में डिजाइन डिजाइन तो बाद में होती है। तो स्केलेटन आपका ये HTML डिफाइन करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी। आया समझ में? कितने लोग समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? जब आपको घर बनाना होता है, तो आपको एक स्केलेटन रेडी करना पड़ता है, मतलब नॉर्मल ढांचा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ढांचा। तो आप ढांचा बना देते हो। वो ढांचा, अगर हम वेब पेज की बात करें तो HTML से बनाते हैं ढांचा, कि हमारा इधर एक बाउंड्री होगी, उधर एक बाउंड्री होगी, इधर किचन का डोर होगा, इधर बेडरूम का डोर होगा। वो सब चीज़ आप ढांचा रेडी कर देते हो। तो वो हमारा HTML से करते हैं। हम अपने वेब पेज का ढांचा बनाएंगे किससे? अपने HTML से। हमारा यहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पे हेडिंग होगी, यहाँ पे पैराग्राफ होगा, यहाँ बॉडी होगी, यहाँ पे मेन्यू होगा, ये होगा, वो होगा। वो सब हम यहाँ पे बना देंगे HTML से। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके पास बहुत सारे क्या है, टैग्स हैं काम करने के लिए, और हर एक टैग का एक मीनिंग है। एक बार ढांचा रेडी हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हम CSS यूज करेंगे टू स्टाइल द पेज। स्टाइल द पेज, हम सुंदर बनाएंगे किसको? अपने इस पेज को, जहां पे ढांचा रेडी किया था, हम स्टाइलिंग करेंगे इससे। फिर हम जान डालेंगे किसकी हेल्प से? हम काम करेंगे या एक्शन परफॉर्म करेंगे, एक्शन बाय या एक्शन, एक्शन परफॉर्म करेंगे हम जावास्क्रिप्ट से। कितने लोग को समझ में आया तीनों का मतलब क्या है? किसी को आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे देख लो HTML CSS JS। आ जाओ इमेजेस में। यस, आप देख सकते हो, ये रहा। ये वाली फोटो एक बार देखिए। इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने यहीं पे ले आते हैं। HTML CSS का मतलब इस वाले फोटो से समझिए आप सब लोग। थोड़ा जूम ही कर देते हैं। HTML इज एक्चुअली स्केलेटन। आपकी हड्डियां वड्डियां स्केलेटन है। एक स्ट्रक्चर बनता है आपके HTML से। CSS आपने लगा दिया, मतलब भाई आप कपड़े वपड़े पहन गए, ग्रीन दिख रहा है, बाल वाल आ गए, समझ गए, आपकी स्किन वगैरह आ गई, तो ये CSS हो गए। देन आपके भाई जो स्केलेटन बनाई गई थी, काम कैसे करेगा? जैसे ब्रेन है, हाथ है, वर्क कैसे करेगा, वो बताएगा जावास्क्रिप्ट। कितने लोग समझ गए? तो पेज इन्हीं तीनों से मिलके बना होगा, पेज इन्हीं तीनों चीजों से मिलके बना होगा, जो एक्चुअली कह सकते हो वर्क। कितने लोग समझ गए? ये सबको समझ में आ रहा है फोटो? बताइए भाई, तब आगे बढ़े। तो जब हम कोई HTML पेज बनाएंगे, तो ये तीन कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML से क्या कर रहे होंगे? वेल थॉट एनोलॉजी। हम्म। HTML से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने वेब पेज का। अपने वेब पेज का क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। CSS से क्या बनाएंगे? CSS से क्या बनाएंगे? उस पेज को स्टाइल मारेंगे, मतलब कौन सी बटन किस रंग की हो। समझ गए मेरी बात? कौन सी चीज किससे हो? बटन राउंडेड होनी चाहिए, हेडिंग इस कलर की होनी चाहिए, उस कलर की होनी चाहिए। स्टाइल करेंगे, सुंदर बनाएंगे। अपने लैंग्वेज बोलो तो इसको सुंदर बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट से काम करेंगे, एक्चुअली बटन क्लिक करने पे क्या करना है, ब्रेन कैसे काम करता है। समझ गए?
इस वाले एनालॉजी में। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अब हम पेज बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, आ जाओ यहाँ पे। अपने फिर से कोड के अंदर वापस आ जाते हैं। कोड के अंदर वापस आ जाते हैं, चलो। और हम सीखने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ द HTML। HTML पे पहले फोकस करते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग HTML पे फोकस करेंगे, HTML पे फोकस करेंगे। और हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ HTML। सबसे पहले एक दो क्लास हम HTML पे फोकस करते हैं। ठीक है, आ जाओ आप। हम सबको मिनिमाइज कर देंगे और हम अपने index.html पे आएंगे। आर्किटेक्चर के लिए सबसे पहले देखो कमेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर में क्या है कि हमेशा जो आपका HTML का पेज है, सबसे पहले वो पेज किस टाइप का है, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक टाइप HTML। ये वाला टैग यूज करना है कि ये इसका जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप है HTML। इस डॉक टाइप टैग से हम ये बताते हैं कि हमारा जो एक्चुअली HTML टाइप का ये वाला पेज है। मतलब जब भी कोई पेज इसे रीड करेगा तो वो पहले इस टैग से पता लगा लेगा कि अच्छा इसके अंदर HTML रखा हुआ है, तो इसीलिए HTML टाइप का पेज है, ये HTML टाइप का पेज है, ये डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है, इसीलिए डॉक टाइप इसका नाम है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ये चीज कितने लोग को समझ में आई? हाँ, तो ये आपको बताना है। अगर आपके पास XML होती तो आप यहाँ पे XML बताते। ठीक है, बट अभी हमारे पास HTML है तो हम बताएंगे HTML। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ, अब सबसे पहले क्या होता है समझना बात को, इंपॉर्टेंट है। आपका जितने HTML होंगे, आपका जो टैग स्टार्ट होगा वो HTML से स्टार्ट होगा। रूट एलिमेंट होता है HTML, तो आपका HTML से ही स्टार्ट होगा। दैट मीन्स सबसे पापा जी HTML ही है, टैग है, ये एक रूल है, कह सकते हो। रूल फॉलो करना आपको। तो HTML डॉक्यूमेंट में शुरुआत करने के लिए HTML बताना है। अच्छा, एक चीज और बता दो, मैं भूल गया। कितने लोग को हायरार्की समझ में आती है? पापा जी, फिर उसका बेटा, उसका भाई। सबसे पहले पापा जी, सबसे पहले पापा जी होते हैं, या दादाजी बोल लो। ठीक है। आ, तो यहाँ पे बोले तो सबसे पापा जी होंगे वो HTML टैग होगा, HTML टैग होगा। ठीक है। फिर इसके बच्चे होंगे, फिर इसके बच्चे होंगे, फिर इसके बच्चे से होंगे। तो ये बच्चों बच्चों बच्चे बच्चे जो भी है ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। हाँ, ब्लड रिलेशन जो भी है ये समझना पड़ेगा। अगर ये ब्लड रिलेशन या बच्चे बच्चों समझ गए तो आप सच्चे बन जाओगे, फिर मतलब आपको चीज़ें आ जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यही हमें समझना है। तो ये जो HTML टैग है, इसके एक्चुअली दो बेटे हैं, HTML के दो बेटे हैं। एक है हेड बेटा, और एक इसी का बेटा है बॉडी बेटा है। कितने लोग समझ गए? सिंपल है। ये देखो पैरेलल में मैंने लिखा है, इसके अंदर नहीं लिखा है। हेड HTML के अंदर लिखा है हेड, फिर उसके पैरेलल में मैंने बॉडी लिखी। ये जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल, या फिर ऐसे बोलें कि हेड का सिबलिंग बॉडी है, बराबर में। ठीक है। फिर आप हेड के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, कुछ बॉडी के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अब हेड के अंदर क्या लिखना है? हेड के अंदर आप वो चीज लिख सकते हो जो बेसिकली पेज पे दिखती नहीं है। जैसे पेज का टाइटल, ये पेज पे नहीं लिखेगा, बट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया माय वेब पेज। अब आप लोग कहोगे सर ये पेज पे नहीं दिखेगा तो कहाँ दिखेगा? तो देख लेते हैं ना ब्राउजर पे। हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आएगा, ओपन विद लाइव सर्वर। कहीं आ रहा है ये? ओपन विद लाइव सर्वर दिख रहा है सबको? क्लिक कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। वेब पेज आ गया यहाँ पे, पक्का? यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, माई वेब पेज दिख रहा है। माई वेब पेज, ये आपका टाइटल है। इसको चेंज करके देखो। आप यहाँ पे आओ, लिख दो और बेसिक प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट। तो आप ये देखो यहाँ पे बेसिक प्रोजेक्ट आ गया। इसको बगल बगल में भी कर सकते हो आप, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मतलब लेफ्ट राइट में भी कर सकते हो, बट हम चेंज करके देख लिया करेंगे। तो ये है एक्चुअली पेज का टाइटल। तो आपके बॉडी में यहाँ नहीं दिख रहा है, पेज के बॉडी में नहीं दिख रहा है टाइटल, आपके हेड सेक्शन में लगा है। दैट मीन्स ये पेज पे नहीं दिखेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है पेज का। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई। सर इसमें इसमें इनबिल्ट सर्वर होता है क्या? अभी तो मैंने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया। अपाचे नहीं, वो लाइव सर्वर है, आपके ब्राउजर को, आपके इस प्रोजेक्ट को वेब सर्वर पे चला रहा है बस। वो कैसे तो लोकल वाला सर्वर है। आया समझे?
दैट इज नॉट अपाचे सर्वर, वो आपके वेब सर्वर वेब को चला रहा है, डायरेक्टली मैंने ओपन नहीं किया, वेब को चला रहा है। चले आगे बढ़े, इतना समझ गए सब लोग। अब आप लोग कहोगे सर इसमें हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या नहीं बना सकते। बहुत सारी चीज़ें आप हेड सेक्शन में लगा सकते हो, जैसे जो इंपॉर्टेंट है, बॉडी से पहले हमेशा हेड टैग चलता है, हेड टैग चलता है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सीएसएस इंक्लूड करनी है तो आप इंक्लूड कर सकते हो सीएसएस को। अगर आप कंट्रोल स्लैश मारोगे तो कमेंट लग जाएगा, एचटीएमएल में कमेंट्स ऐसा लगाते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो सीएसएस को, इंक्लूड जावास्क्रिप्ट कर सकते हो, इंक्लूड जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे आइकन लगा सकते हो जिसका नाम है फेविकॉन आइकन, तो आप यहाँ पे फेविकॉन आइकन लगा सकते हो। फेविकॉन आइकन क्या होता है, कुछ ऐसा आइकन दिखाता हूँ आपको। यस, ये देखो गूगल में HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बगल में गूगल का आइकन दिख रहा है, दिख रहा है सबको। तो इसको बोलते हैं फेविकॉन आइकन, इसको हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे हमारे प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है बट हम लगा सकते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हो मेरी बात। तो आप यहाँ पे आइकन लगाते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, किसी वेबसाइट पे, सपोज हम गूगल पे आ गए, आप यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लो, ठीक है, या हाँ इंस्पेक्ट कर लो, या फिर आप राइट क्लिक कर लो, व्यू सोर्स पेज पे जाओ और यहाँ पे आप टैग्स देख सकते हो दूसरे क्या यूज़ कर रहे हैं टैग्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स है बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। टाइटल आपको दिख रहा होगा, ये देखो, यही वाला टाइटल इन्होंने गूगल लिख रखा है, ठीक है, थोड़ा जूम कर दूँ, गूगल लिख रखा है, दिख रहा है। एंड इन्होंने कहीं टाइटल में यूज़ कर रखा होगा फेविकॉन आइकन वाला भी टैग, अगर आप जाओगे तो। वैसे काफ़ी इनका कॉम्प्लेक्स कोड है, क्योंकि गूगल है भाई तो कॉम्प्लेक्स ही होगा। कोई आसान वाला देखते हैं, ठीक है, आसान वाली वेबसाइट को देखते हैं, इस पे देखते हैं इन्होंने कैसे लगाया। ठीक है, सो इस पे चले जाओ, डेवलपर टूल्स में चले जाओ, डेवलपर टूल्स पे चले जाओ। सोर्स कोड मुझे देखना था ना। हम्म, चलो मैं अपनी वेबसाइट पे बताता हूँ, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। लर्न कोड दुर्गेश पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, सोर्स पेज पे चले जाओ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखो बहुत सारे, ये देखो टाइटल मैंने लगा रखा है। देन अगर आप देखो कीवर्ड्स लगा रखा है, कंटेंट्स लगा रखे हैं। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक और टैग मिल रहा होगा, देखो लिंक्स भी लगा रखे, बहुत सारे लिंक्स लगा रखे हैं। देन आपके पास ये देखो लिंक एक रेल नाम से टैग है, दिख रहा है, जो टाइप इमेज है एंड देन SRC HRF में दे रखा है PNG। इसकी हेल्प से हम लोग फेविकॉन आइकन्स लगा सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, देखते हैं। कॉपी कर लो भैया सिंपली, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फेविकॉन फेविकॉन आइकन टाइप कर लो। आपको फेविकॉन आइकन नहीं, हाँ फेविकॉन आइकन इन HTML। तो टूल्स में सिखा रहा हूँ, बाकी हर चीज़ मैं गूगल करके नहीं सिखाऊंगा। आप एक दो चीज़ सिखा रहा हूँ, ये देखो इन्होंने सब चीज़ बता रखा है और इन्होंने देखो यस, ये वाला टैग मैं बता रहा था, इसको आप कॉपी कर लो एंड यूज़ कर सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट में आकर के यहाँ पे आओ और इसको ऐसे चिपका दो, ठीक है। अब आप बदल दो, रेल आइकन है, टाइप क्या आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड जो लिंक है वो इस आइकन की लिंक है, वो आइकन दिखने लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ भाई, देखो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्लैश इमेजेस के अंदर हमारा live.png रखा हुआ है, तो ये आई थिंक आपको दिखना चालू हो जाएगा। लेट्स सी कहाँ गया हमारा, यस आप देख सकते हो यहाँ पे, आप अपने वेबसाइट पे ऊपर देखो, देखा बेसिक प्रोजेक्ट के बगल में हल्का रेड रेड, दिखा कितने लोग को दिखा? आई थिंक मुझे तो दिख रहा है रेड रेड, आप लोग को दिख रहा हो छोटा कि नहीं, बड़ा जूम करने पे बड़ा भी नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से बदल सकते हो आप। तो आइकन्स लगा सकते हो, JS इंक्लूड कर सकते हो, CSS इंक्लूड कर सकते हो। और इसमें मेटा इन्फॉर्मेशंस भी बता सकते हो। मेटा इन्फॉर्मेशंस मतलब क्या होता है, पेज का कीवर्ड क्या है, पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है। तो होता क्या है कि जब गूगल आपके वेबसाइट को रीड करता है तो गूगल इंडेक्सिंग करता है, सर्च करता है। तो गूगल इस पेज के कीवर्ड्स को पढ़ेगा, डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, पेज के बारे में समझेगा, गूगल का सर्च इंजन। तो इसीलिए एक अच्छी वेबसाइट उसी को मानी जाती है कि आप अच्छे से सब चीज़ बना के रखो। पेज का कीवर्ड दे दो, जैसे आपने पेज बनाया है जावा ट्यूटोरियल्स, तो आप जावा ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, जावा ट्यूटोरियल ऐसा करके कीवर्ड्स वगैरह दे दो, ठीक है, दे सकते हो। ऐसे ही व्यू पोर्ट्स डिफाइन कर सकते हो, व्यू पोर्ट्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करके इंफॉर्मेशन आप हेड टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हो। सर आप लोग कहोगे सर टैग्स याद करने क्या, नहीं बिल्कुल नहीं याद करने। जैसे फॉर एग्जांपल आपको
कीवर्ड लगाने हैं तो आप गूगल आओ, आप डेवलपमेंट सीख रहे हो ना, आप यहाँ लिखो और HTML हेड पेज कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आप यहाँ आ जाओ एंड हेड एलिमेंट में आ जाओ, एलिमेंट ही दिखा देगा पूरा पूरा यहाँ पे। ये देखो, इसमें देखो टाइटल वगैरह है। W3 Schools बहुत अच्छी साइट है, यहाँ से जा करके देख सकते हो। यस, ये देखिए इन्होंने बता रखा है आपको कीवर्ड डिफाइन करने के लिए आपको मेटा लगाना है, देन नेम लिखना है एंड देन आपके कंटेंट लिखना है। चलो बताते हैं आपको। कीवर्ड डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे टैग लगाना है क्या, मेटा, नॉट मेन्यू, मेटा। एंड मेटा में आपको क्या लिखना होता है, देख लो यहाँ पे, मैं भूल जाता हूँ तुरंत तुरंत। नेम, नेम में हम कीवर्ड्स यूज करेंगे एंड देन कंटेंट, सॉरी कंटेंट में हम, जैसे हम पढ़ रहे हैं भी HTML CSS JS ऐसे करके देंगे। सेम तरीके से आप डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हो, आप लिखो मेटा, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन एंड देन फाइनली कंटेंट, कंटेंट आप लिख दो दिस इज ट्यूटोरियल ऑन HTML। कितने लोग समझ गए भाई? तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन बता सकते हो। आपके पेज पे दिखेगा नहीं है, ये देखो आपके वेबसाइट पे कुछ दिख नहीं रहा है अभी। क्यों? क्योंकि हेड टैग में जो आप लिखोगे उससे दिखता नहीं है कुछ, बट पेज की इंफॉर्मेशन बहुत होती है। पेज के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन रखता है। पेज में एक पेज का कीवर्ड है, पेज का डिस्क्रिप्शन है, पेज का टाइटल है, पेज का फेविकॉन आइकन है, आया समझ? पेज में कितने CSS इंक्लूड हुए हैं, पेज में कितने JS इंक्लूड हुए हैं, पेज में कितने आइकन्स हैं और फेविकॉन फेविकॉन आइकन्स हैं। आया व्यू पोर्ट्स कोई बता रहा था, तो व्यू पोर्ट्स भी डिफाइन कर सकते हो। व्यू पोर्ट्स का मतलब होता है कि स्क्रीन साइजेस डिफाइन कर सकते हो, स्मॉलेस्ट, लार्ज स्केल ऐसा करके। तो वी पोर्ट्स भी आप यहाँ पे जाके डिफाइन करके चेकआउट कर सकते हो। देखो ऑथर डिफाइन कर सकते हो कि ऑथर कौन सा है। यस, ये मेटा में ऑथर बता दो कि इस पेज का ऑथर कौन सा है। तो यहाँ पे आप ऑथर बता दो, मेटा, मेटा में बता दो नेम है, ऑथर एंड ये पेज, ऑब्वियसली बात है कौन लिख रहा है, कंटेंट में हम लिख देंगे पेज लिख रहे हैं दुर्गेश। ठीक है, तो पेज किसने लिखा है। रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकंड, अगर आपको 30 सेकंड लिखना है तो यहाँ पे बता सकते हो। एक HTTP इक्विव नाम से एक टैग है जिसमें आप रिफ्रेश दे सकते हो, कंटेंट में 30 दे सकते हो, 30 सेकंड बाद ये रिफ्रेश कर देगा। ये देखो वी पोर्ट की सेटिंग है, सेटिंग द वी पोर्ट टू मेक योर वेबसाइट गुड लुक ऑन ऑल डिवाइसेस। तो अगर आप ये लगा दोगे तो आपकी वेबसाइट सारी डिवाइसेस में परफेक्ट दिखेगी, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप, टैबलेट। तो आप व्यू पोर्ट की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो। ये देखो वी पोर्ट में आप बता दो कि विड्थ हमारी डिवाइस विड्थ होगी, इनिशियल स्केल 1 होगा, मतलब 100% जूम पे होगा। ठीक है, रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। ऑल डिवाइसेस मतलब ऑब्वियस सी बात है रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए, रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। तो अगर आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं है तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये टैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। ठीक है, व्हाट इज अ मेटा एक्चुअली, मेटा इज एक्चुअली अ टैग टू डिफाइन द मेटा डेटा अबाउट द पेज। मेटा एक टैग है जिसकी हेल्प से हम पेज का मेटा डेटा डिफाइन करते हैं। इंफॉर्मेशन, ये देखो मेटा इंफॉर्मेशन, पेज इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, पेज इंफॉर्मेशन। समझ गए सभी लोग? तो इस तरह से हम यूज करते हैं हेड टैग। अब मुझे लगता नहीं हेड टैग के बारे में और इतना कर लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, हेड टैग के बारे में CSS कैसे इंक्लूड करना है ये भी देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई CSS फाइल है तो आप एग्जैक्टली लिंक टैग यूज कर सकते हो एंड आप रेल दे दो, रेल में href दे दो। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि, हाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कंप्लीट कैसे हो रहा है। तो देखो मैंने लिंक लिखा, लिंक लिखा और आपको टैब दबा देना है बस। रेल में स्टाइल सीट आ जाएगी और href में स्टाइल सीट का URL आ जाएगा। अगर आपकी स्टाइल सीट CSS में रखी है तो यहाँ पे CSS आ जाएगा अपने आप से, स्टाइल सीट इंक्लूड हो जाएगी आपके इस पेज के अंदर। मतलब जो वहाँ पे डिजाइनिंग होगी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और भी मल्टीपल भी कर सकते हो आप। अभी नहीं है तो कमेंट कर देंगे। JS कैसे इंक्लूड करोगे, आप स्क्रिप्ट लिख दोगे, स्क्रिप्ट टैग लिखोगे, टैब दबा दोगे और यहाँ पे एक SRC टैग है, इसमें आप SRC अपनी स्क्रिप्ट का URL लिख दोगे, स्क्रिप्ट डॉट TS फाइल JS फाइल। तो ये आप जो कोई जावास्क्रिप्ट होगी कहीं, मतलब इस पेज में जो भी जावास्क्रिप्ट लिखी होगी वो अपने अपने आप से इस पेज में आ जाएगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो शॉर्टकट्स भी मैं बताता रह जा रहा हूँ, जैसे आपको मैंने बताया ना, आपको लिंक लिखना है तो लिंक लगा के टैब दबा दीजिए, या लिंक CSS है दबा दीजिए, स्टाइल डॉट CSS अपने आप से आ जाएगी। स्क्रिप्ट इसी तरह स्क्रिप्ट है, SRC था शायद, SRC, हाँ देखो, हाँ नहीं नहीं, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं एमेट, स्क्रिप्ट SRC
तो आपके पास एसआरसी आ जाएगा। तो ये एमएट की हेल्प से ऑटो कंप्लीट कर सकते हो। एमएट बाय डिफॉल्ट होता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, बाय डिफॉल्ट आपके वीएस कोड के अंदर होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। सॉलिड चीजें हैं, बस विजिबल नहीं होता। एग्जैक्टली सॉलिड नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हेड टैग के अंदर आपने सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो पता क्या होगा। हेड टैग पता क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन आपने दी, आपने पेज बना के वेबसाइट को होस्ट भी कर दिया, बट अगर हेड टैग में इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं है, सो इन केस गूगल कभी सर्च ही नहीं कर पाएगा, लोग जान ही नहीं पाएंगे आपके पेज के बारे में, पेज बना के रखे रहोगे, गूगल इंडेक्सिंग नहीं करेगा। आया समझ में। तो इसीलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है जब भी कोई पेज बनाना है। अब ये पेजेस, ये चीज़ें डायनेमिक भी हो सकती हैं। अब आ जाते हैं नीचे, बॉडी, बॉडी टैग के अंदर आए, बताओ भाई, बॉडी टैग के अंदर आ जाते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। मजा आएगा भाई, अभी पहले ही क्लास है आज, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। चलो आ जाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बॉडी टैग एक्चुअली वो टैग है जो एक्चुअली डेटा विजिबल होगा, जो कंटेंट ब्राउजर पे या विजिबल होगा, विजिबल होगा कंटेंट, दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया हाय और सेव कर दिया, आप देखोगे यहाँ पे आकर के तो हाय आपको दिखेगा। कहाँ दिखेगा, यस, छोटा सा दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करूँ, देखिएगा, देख रहा है हाय। अगर आप यहाँ लिख दोगे कोई हेलो, हाउ आर यू, तो ये हाउ आर यू दिखेगा, दिखेगा, ब्राउजर उसे हाउ आर यू दिखा दे रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना, छोटा कैसे लिखना है, बड़ा कैसे लिखना है, फॉर्म्स कैसे बनाने हैं, उसके लिए अलग अलग टैग्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग, ठीक है, हेडिंग टैग्स। हेडिंग के लिए आपको यूज करना है H1 टैग और टैब दबा देना है, ठीक है, H1 सबसे बड़ी वाली हेडिंग। तो लिख देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वेलकम टू रिएक्ट कोर्स, तो आपने ये लिख दिया कोर्स, सेव करेंगे तो आपको सबसे बड़ा बड़ा H1 दिखेगा। यस, 100% पे जूम कर देते हैं, इतना बड़ा H1 दिख रहा है, इतना बड़ा H1 दिख रहा है, वेलकम टू द रिएक्ट कोर्स, समझ गए। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे H1 है, जैसे H1 के बाद H2 है, प्लीज वॉच फुल ट्वीट, ट्यूटोरियल। इसी तरह H3 है, H3 में कुछ डमी टेक्स्ट लेते हैं, बार बार मेरे पास टेक्स्ट नहीं है, तो डमी लिखने के लिए आप ऐसा लिखो और लॉरेम लिखो और फिर कितने वर्ड्स चाहिए, 10, तो आप यहाँ पे 10 लिख दो, ठीक है, समझ गए। अभी मैं फिर से दिखाऊंगा तो आप देखोगे यस। फिर अगर आपको H4 लिखना है तो आप लिखो H4, फिर ग्रेटर देन लॉरेम लिखो डमी टेक्स्ट के लिए, एंड देन फिर से 5 लिख दो, टैप दबा दो, तो 5 वर्ड का आएगा। देन H5 है, फिर लिखो लॉरेम 5 वर्ड, फिर लिखो सपोज H6 है, तो आप H6 में लॉरेम लिखो एंड देन 5 वर्ड। तो ऐसे करके हम हेडिंग्स बना सकते हैं। हेडिंग देखो ऊपर से बड़ी से छोटी आ रही है, सो हम H1 से लेके H6 तक की हेडिंग्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हेडिंग्स कितनी बड़ी आप रखना चाह रहे हो। लेकिन हेडिंग लिखना जरूरी है क्या, हेडिंग लिखना जरूरी है क्या, आप लोग बताओ, हेडिंग लिखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, हेडिंग लिखना जरूरी है कि नहीं जरूरी। हेडिंग लिखना जरूरी है, एक्चुअली एसईओ पर्पज से हेडिंग लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप तो बड़ा कर दोगे सीएसएस लगा करके, पैराग्राफ को भी बड़ा कर सकते हो, बट ब्राउजर, अगर आपने पैराग्राफ को बड़ा कर दिया तो ब्राउजर नहीं समझ पाएगा कि वो हेडिंग है एक्चुअली। तो इसीलिए हेडिंग लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एसईओ, एसईओ एक एसईओ फ्रेंडली पेज बनाने के लिए। तो इसी तरह हेडिंग आप लिखिए जरूर। पैराग्राफ के लिए हमारे पास पी टैग है, अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, ओके, वी आर लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग HTML, CSS, JS and framework या and React JS with project, प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पैराग्राफ अगर आपको लिखना है तो आपको CSS लिखना है, एंड इसी तरह आप मल्टीपल पैराग्राफ लिख सकते हो। अगर आपको डुप्लीकेट लाइन करनी है तो आप इस कर्सर ले आओ, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करो, अपने आप से लाइन डुप्लीकेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली पैराग्राफ्स हैं, इसमें कुछ मार्जिन कुछ पैडिंग आ जाता है अपने आप से। तो कभी भी आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप हमेशा कैसे लिखिए, आप हमेशा पैराग्राफ टैग से लिखिए। आया समझे। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हमेशा पैराग्राफ टैग को यूज करिए, कोई दिक्कत तो नहीं। आप लोग कहोगे सर ये तो मजा आ गया, ये तो सब ठीक है, लेकिन अगर मुझे दूसरे पेज पे जाना है फिर क्या करूंगा, हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, अबाउट है, सर्विसेज है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाइपर लिंक, हाइपर लिंक। और इसीलिए हमारे HTML का नाम हाइपर टेक्स्ट पड़ा, क्योंकि हम एक पेज से दूसरे पेज की लिंकिंग कर सकते हैं और लिंकिंग करने के बाद जा सकते हैं। तो हमें हाइपर लिंक यूज करने के लिए एंकर टैग यूज करना है,
आप लिखोगे क्या, ए लिखोगे, टैब दबा दोगे, दबा लोगे सब लोग, ए लिख के टैब दबा लोगे, टैब दबा दोगे। अब देखो यहाँ पे बात समझना सब लोग, या फिर नॉर्मल लिखते हैं पहले। आप लिखो एंकर टैग, ये हमारा एंकर टैग है। यहाँ पे एक चीज़ और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका टैग ओपन कहाँ पे हुआ, ये टैग ओपन है, ये टैग क्लोज है। ओपन होता है टैग ऐसे, और क्लोज होता है स्लैश भी लगा होता है उसमें। ये चीज़ समझ गए ना, क्लोज ऐसे होता है, ओपन ऐसे होता है। तो अब इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हम बता सकते हैं, हम आएंगे जहां आपने टैग को ओपन किया है। जो एट्रीब्यूट्स लिखोगे हमेशा टैग के ओपनिंग में लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ लिख दोगे एचरेफ। ऊपर भी मैंने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, ये देखो, ये जो नेम है वो एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू है, मेटा का एट्रीब्यूट है। कंटेंट भी मेटा का एट्रीब्यूट है, नेम भी मेटा का एट्रीब्यूट है, लिंक का जो रेल है वो मेटा का एट्रीब्यूट है। लेकिन सब में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमेशा ओपनिंग में ही मेटा या ओपनिंग में ही एट्रीब्यूट्स आएंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एंकर टैग ओपन किया है, एंकर टैग क्लोज किया, फिर ओपनिंग के पास चले गए, और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट में लिख देंगे किस पेज पे हमें जाना है, तो हम कहेंगे अबाउट डॉट एच पेज पे जाना है। समझ गए, तो अबाउट डॉट एच एंड देन हम टैग हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, बीच में हम लिखेंगे अबाउट पेज, अबाउट पेज। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, एक और एंकर टैग बना दो, नॉट H1, एंकर टैग बना दो ए, एंड इस बार हम देंगे यहाँ कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज। इंटरेस्टिंग, सॉरी। एंड नेक्स्ट, अगर आपको फिर से एंकर टैग बनाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर्विसेज डॉट एच टी एम एल एंड सर्विसेज पेज। बना लोगे लिंक्स, लिंक्स बना लोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आउटपुट देखते हैं जरा। ये देखो, हमारे पास लिंक्स बन चुकी हैं। अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, सर्विसेज पेज है। सबसे इंटरेस्टिंग है, इस पर क्लिक करोगे दूसरे पेज पे चले जाओगे। ये देखो, अबाउट पेज पे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सर्विस फिर से बैक आ जाओ, कॉन्टेक्ट पेज पे भी आपने कुछ लिखा ही नहीं, ब्लैंक है। सर्विसेज पेज भी आपने कुछ लिखा ही नहीं, ब्लैंक है। ठीक है। एक चीज़ और है, ये देखो ब्राउजर ये भी ट्रैक कर रहा है। जब आपने कोई पेज पे क्लिक नहीं किया था तो ब्लू था, मतलब नॉट विजिटेड, और फिर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो ये हल्का सा गाढ़ा ब्लू हो गया। दैट मीन्स आप उस पर विजिट कर चुके हो। ठीक है सर, इज दिस इनर एचटीएमएल, नो नो इट इज नॉट इनर एचटीएमएल, ये सिंपल अभी एचटीएमएल से। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक्स बनाते हैं, हाइपरलिंक्स बनाते हैं। अब हम चलते हैं कुछ अबाउट पेज में लिख देते हैं तो आपको और समझ में आएगा। अबाउट पेज आते हैं और फिर से हमें वही चीज़ फॉलो करनी होगी, क्या, वही प्रोसेस जो हमने यहाँ फॉलो किया है, याद करो। मतलब हमें यहाँ पे HTML स्टार्ट करना है, हेड स्टार्ट करना है, देन बॉडी स्टार्ट करनी है। उसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है HTML:5। कितने लोग लिख लोगे HTML:5 और टैब दबा दोगे। बता दिया भाई टैब, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, देखो HTML:5 टैब दबा दीजिएगा। ये सिर्फ VS कोड में काम करेगा जहाँ एमेट होगा। तो इसमें देखो क्या आ गया हमारे पास, डॉक टाइप आ गया HTML। HTML के अंदर लैंग्वेज भी आ गई, इंग्लिश वाला लैंग्वेज है, ठीक है। हेड के अंदर देखो जो हमने बताया था वो सब चीज़ आ गया। देखो एक मेटा आ गया जो कैरेक्टर सेट बता रहा है, UTF-8। एक मेटा आ गया जो वी पोर्ट बता रहा है। और फिर टाइटल हम लिख देंगे ये है अबाउट पेज, और हम बॉडी में आकर के लिख देते हैं यहाँ पे H1, वेलकम टू, वेलकम टू अबाउट पेज। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पी लगाते हैं, PA लगा देते हैं हम लोग, लॉरम 10 वर्ड का। और फिर यहाँ पे एक लिंक बना सकते हैं हम लोग, तो हम ए लिखेंगे एंड फिर हम कहेंगे आप होम पेज पे चले जाओ यहाँ से, होम डॉट एच टी एम एल, एंड देन फाइनली हम यहाँ लिख देंगे होम पेज। आप सेव करते हैं और अब हम वापस चलते हैं। तो अगर हम अबाउट पेज पे जाते हैं तो आप देखो, यस वेलकम टू द अबाउट पेज। दिस इज कॉल्ड वेबसाइट। मतलब कई सारे पेजेस हैं, आपस में लिंक्ड है, किसकी हेल्प से, हाइपर लिंक की हेल्प से। और हम एक लिंक पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जा सकते हैं। ये वही है, एक बुक है, बहुत सारे पेजेस हैं, हम हाइपर लिंक का यूज करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी से जा सकते हैं। यस, अबाउट पेज पे जाएंगे, अबाउट से होम पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। अबाउट पेज जा सकते हैं, अबाउट से होम पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। अबाउट से होम पेज क्यों नहीं चल रहा है, ये होम डॉट एच टी एम एल, अच्छा होम नहीं था, इंडेक्स था एक्चुअली, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सो यस, अबाउट देन होम देन अबाउट देन होम। आप क्या कर सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट दे सकते हो एंड एवरीथिंग द वे यू वांट, जो पेजेस बना करके आप दे सकते हो। कितने लोग को हाइपर लिंक का मतलब समझ में आ गया। और यहाँ ब्राउजर पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिख रहा है, अबाउट डॉट एच टी एम एल होगा तो स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल दिख रहा होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल है तो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल दिख रहा होगा, सर्विसेज डॉट एच टी एम एल है तो सर्विसेज डॉट एच टी एम एल दिख रहा होगा। कितने लोग समझ गए।
कितने लोग समझ गए? बहुत इजी है, बहुत इजी है वेबसाइट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। आप लोग कहोगे सर आपने तो हैंकर टैग भी बता दिया, हेडिंग बता दी, पैराग्राफ बता दिया, आपने फोटो लगाना नहीं सिखाया। तो एग्जैक्टली फोटो लगाना बहुत ईजी है। फोटो के लिए हम यूज करते हैं आईएमजी टैग। आईएमजी टैग, ठीक है। आपको सिंपली यूज करना है आईएमजी और आईएमजी टैग। अच्छा, कुछ टैग्स ऐसे बंद होते हैं, ये वहीं पे जहां ओपन हुआ वहीं बंद हो गए, और कुछ टैग ऐसे बंद होते हैं, एक ओपन हुआ फिर दोबारा बंद हुआ। तो ऐसे टैग को इनलाइन टैग बोलते हैं, या फिर नॉन कंटेनर टैग बोलते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ आएगा नहीं। और ये डिव जो है वो कंटेनर टाइप का टैग है, मतलब ये अपने अंदर भी दूसरे टैग्स को रख सकता है। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है ऊपर वाला, जो खुद से बंद हो जाए वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पे हम बता सकते हैं एसआरसी। एसआरसी एक्चुअली या इमेज का पाथ यहाँ पे हमें देना है। सोर्स क्या है उस इमेज का? तो हम कहेंगे इमेज का सोर्स है इमेजेस के अंदर रखी हुई फोटो जिसका नाम है live.jpg। कितने लोग बता दोगे भाई? हम कहेंगे इमेजेस, इमेज टैग, और कौन सी इमेज दिखानी वो हम एसआरसी के अंदर बता देंगे। इक्वल टू देन स्ट्रिंग के अंदर कोलन, स्ट्रिंग के अंदर इमेजेस स्लैश live.png। कितने लोग को ये इमेजेस का मतलब समझ आ रहा है? ये इमेजेस फोल्डर है, इसीलिए मैंने इमेजेस लिखा है, ये वाला इमेजेस फोल्डर। अगर यहाँ पे कुछ और फोल्डर होता तो कुछ और लिख देते। अगर हमारी फोटो बाहर रखी होती तो डायरेक्टली नाम लिख देते। अब अगर ब्राउजर पे जाओगे, यस फोटो आ चुकी है, दिख रहा है, बहुत बड़ी सी फोटो दिख रही है, सबको दिख रहा है ना? लिंक के लिए हाइपर लिंक यूज होता है, राइट? यस, लिंक के लिए हाइपर लिंक यूज होता है, वही तो हम लोग यूज किया। तो फोटो आ चुकी। अब आप फोटो में बहुत सारी चीजें और कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हाइट सेट कर सकते हो उसकी। मैं कहूँगा हाइट है 300, एंड विड्थ सेट कर सकते हो 300। इन दैट केस ये देखिए 300 बाई 300 की आपकी इमेज बन जाएगी। इस हिसाब से और भी काम आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे आप यहाँ पे ऑल्ट टैक्स सेट कर सकते हो कि वो बाई चांस अगर इमेज नहीं दिखी तो ये टैक्स दिख जाएगा। और लाइव थंबनेल, लाइव पोस्ट, पोस्ट इमेज, इमेज, ठीक है। सो अगर इमेज बाई चांस नहीं लोड हुई तो ऑल्ट वाला टैक्स दिख जाएगा, हमें ऑल्ट वाला टैक्स दिख जाएगा। ये तो लोग समझ गए, ऑल्ट वाला टैक्स ये दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इमेज नहीं लोड हुई, नाम गलत हो गया, तो आप देखोगे लाइव पोस्ट इमेज दिख रहा है, ये वाला टैक्स दिख रहा है। तो ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव टैक्स है ये, ठीक है, तो दिख रहा है। तो इस तरह से हम इमेजेस लगाते हैं। बाकी इमेजेस को सजा भी सकते हैं, लेकिन सजाएंगे किसकी हेल्प से? सीएसएस की हेल्प से सजा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं सीएसएस की हेल्प से, ठीक है। ऑल्ट टैग, और अच्छा इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है ऑल्ट टैग। और ऑल्ट टैग देना बहुत ज़रूरी है। जब सर्च इंजन पढ़ेगा आपकी इमेज को तो वो ये ऑल्ट टैग ही पढ़ेगा, ऑल्ट एट्रीब्यूट पढ़ेगा, नॉट टैग। ऑल्ट टैग ऑल्टरनेटिव टैग्स पढ़ेगा कि ये इमेज किस बारे में है, ठीक है। इतना सबको समझ में आया भाई? इमेज भी हो गई। ना हो इमेज अगर हो गई अच्छी बात है। अ, देखो कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन है जो आपको बनाने हैं, जैसे फॉर मतलब बनाने पड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट लिख रहे हैं, तो हम किसी भी एलिमेंट को यूनिक एक आईडी दे सकते हैं। जैसे हमने बनाया है एक हेडिंग, तो दिस इज हेडिंग, या हमने लिख दिया रिएक्ट जेएस कोर्स। अब इस हेडिंग को हम यूनिक बनाने के लिए एक आईडी हम यहाँ दे देंगे, हेडिंग 1। अगर हम हेडिंग एक और बनाएंगे, नाम दे देंगे इसका स्प्रिंग बूट कोर्स, तो उस केस में हम इसको भी यूनिक बनाने के लिए इसकी एक आईडी दे सकते हैं, हेडिंग 2। कितने लोग समझ गए? तो हम यूनिक आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को, जिससे बाद में हम जावास्क्रिप्ट वगैरह से इसको टारगेट कर सकें, मतलब इसको पकड़ सकें, और बाद में इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करें। जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो आपको एक रोल नंबर मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता? तो वो इसी तरह आपने एक टैग बनाया, उसका एक आईडी दे दी है। कितने लोग समझ गए? नाउ हाँ, सीएसएस से टारगेट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से टारगेट कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, बहुत 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 सारा काम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। नाउ क्या हम ग्रुप कर सकते हैं? अच्छा इसका लिख देते हैं यूनिक आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप मतलब जैसे ग्रुप बनता है ना, आपके कॉलेज में ग्रुप बनता है, सिंगिंग का ग्रुप, डांसिंग का ग्रुप बनता है कि नहीं? आप लोग के उसमें ग्रुप बनता है, बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं। तो हम एक ग्रुप बना सकते हैं ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है, स्टाइलिंग पर्पज से लिए, या हम चाहते हैं किसी ग्रुप को हम टारगेट कर लें, तो हम ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। दैट मीन्स हम एक H2 लिख सकते हैं, सपोज लर्निंग, या हमने लिखा फ्रंट एंड कोर्स, और सॉरी एक H2 लिख दिया मैंने,
बैकएंड कोर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक क्लास दे सकते हैं। सपोज हमने दे दिया यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 1, एंड इसको दे दिया क्लास ग्रुप 2, क्लास दे दिया ग्रुप 2। इसका नहीं, ग्रुप 1 ही दे दो। तो अब इसका सिंपल सा मतलब होता है, तो H2 ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, वो सेम ग्रुप में है। ग्रुप 1 ग्रुप 2, सॉरी ग्रुप 1 में है दोनों। अगर हम ग्रुप 1 में कोई स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। इवन अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है, दिस इज, या ऐसा लिख दो, पहले टैब लगा दो, दिस इज ग्रुपिंग पैरा, या दिस इज क्लास फॉर HTML। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी उसी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, क्लास लिखेंगे एंड देन ग्रुप 1 कर देंगे। अब क्या होगा कि अगर आप ग्रुप 1 पे कुछ भी अप्लाई करोगे तो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। कितने लोग समझ गए क्लास ग्रुप का? जैसे आपको अटैच कर दिया जाता है कि भाई आप इस ग्रुप में हो, तो अगर बोला जाएगा भाई आज वो ग्रुप आएगा स्कूल में, तो उस ग्रुप के सारे लोग चले जाएंगे। सेम यही है, इसमें यूनिक अलग अलग है आईडी में। ग्रुप का मतलब होता है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप असाइन कर सकते हो, देन उस ग्रुप पे कुछ करोगे तो सब पे होगा। सर ग्रुप टैग नेम से भी बना सकते हैं, और टैग नेम अलग अलग होता है, ग्रुप आप क्लास से बनाते हो, इट इज़ अ स्टैंडर्ड वे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है, दो चीज़ें। एक चीज़ और है, एक चीज़ और होता है, कभी कभी आप चाहते हो कि जैसे एक हेडिंग है, यही हेडिंग मान लो, आप चाहते हो कि ये रिएक्ट जेएस कोर्स है, ये हेडिंग है, आप चाहते हो कि मैं इस पे ले जाऊं और थोड़ा सा टूल टिप दिख जाए, तो आप एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो टाइटल वाली, दिस इज हेडिंग टूल टिप, टूल टिप। तो होगा क्या कि आप इस पे ले जाओगे, जैसे ले जाओगे तो छोटी सी एक, एक छोटी सी, यस दिस इज हेडिंग टूल टिप, दिख रहा है किसी को? दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा। तो टूल टिप एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट पे आप यूज कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव मोर एडवांस्ड स्टफ्स, जैसे है स्टाइल, स्टाइल लिस्ट देखते हैं, टेबल देखते हैं, फॉर्म देखते हैं, लिस्ट टेबल फॉर्म। अभी तक हमने सिंपल हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और एंकर टैग बताया है, सेम। चलो अब अबाउट पे थोड़ा काम कर लेते हैं, अबाउट पे। तो अबाउट यहाँ पे क्लिक करके अबाउट पे जा सकते हैं। सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, अबाउट पे आकर के हम लोग बना सकते हैं लिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नंबरिंग दिखानी है कि अभी हमारे पास दो कोर्सेज चल रहे हैं, दो कोर्सेज चल रहे हैं, एक फ्रंट एंड का और एक बैक एंड का। तो हमें ऑन लिख देते हैं, लाइव ऑन गोइंग कोर्सेज। ठीक है, आप देखोगे लाइव ऑन गोइंग कोर्सेज। अब हमें यहाँ पे पॉइंट्स दिखाने हैं, ठीक है, दैट मीन्स हमें दिखाने, लिस्ट दिखानी एक तरीके की, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके लिस्ट दिखानी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे यूएल का, यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। एंड हर एक ओएल के अंदर एक एलआई होगा। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमारा बैकएंड कोर्स चल रहा है, एक बैकएंड कोर्स चल रहा है। तो जैसे आप ओएल लिखोगे, ये देखिए, थोड़ा जूम कर लो, देखिए 1 बैकएंड कोर्स आ रहा है। फिर आप दूसरा अगर एलआई लिख देते हो, फ्रंट एंड कोर्स, कोर्स, कोर्स देखो आ रहा है, फ्रंट एंड कोर्स। इसी तरह अगर आपके पास कोई डेवऑप्स का कोर्स है, तो आप यहाँ पे डेवऑप्स लिख सकते हो, या डेप्लॉयमेंट कोर्स, डेप्लॉयमेंट कोर्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसा करके चलता चला जाएगा। इवन आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, टाइप एट्रीब्यूट यूज करके। टाइप में आप देखो, ए से शुरू कर सकते हो, स्मॉल ए से शुरू कर सकते हो, रोमन में शुरू कर सकते हो। अगर यहाँ ए लिख दोगे तो आप देखो ABCD से स्टार्ट हो जाएगा, दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा भाई, इंटरेस्टिंग। अगर आप यहाँ पे रोमन नंबर लिख दोगे, देन ये रोमन से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक और बड़ा सा था, ये लिख दोगे, तो ये इस तरह से स्टार्ट होगा, डिपेंडिंग कि आप कैसे लिखना चाह रहे हो, लिस्ट्स को कैसे दिखाना चाह रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ऑर्डर लिस्ट ना हो, अनऑर्डर लिस्ट हो, तो आप यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने एक H1 लिखा, अपकमिंग कोर्सेस, और यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट बना दिया, लिस्ट बना दिया। हमने कहा अनऑर्डर्ड में अपकमिंग है एंगुलर कोर्स फॉर फ्रंट एंड। अब जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने लगाया, उस केस में क्या होगा, यस देखो डॉट बन के आ रहा है, डिस्क या ये डॉट बन के आ रहा है अपकमिंग कोर्सेस में। दूसरा एक कोर्स और बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं,
बना देते हैं एंगुलर के बाद सपोज हम पाइथन, पाइथन जेंगो कोर्स। तो आप देखोगे यस। एंड इसका भी टाइप हम लोग बदल सकते हैं, हम लिखेंगे टाइप। इसमें भी टाइप है आई थिंक, एक बार चेक करते हैं ईवल के अंदर चल के। हम्म हम्म हम लोग इसमें भी बदल सकते हैं, इसमें भी टाइप है क्या? हाँ, टाइप इसके अंदर आई थिंक नहीं होता है, इसको सीएसएस से करना पड़ेगा। स्क्वायर एक बार ट्राई कर दें। हाँ देखो टाइप में स्क्वायर आ गया। टाइप इसमें भी लगा सकते हैं स्क्वायर। डिस्क था, एक डिस्क होता है, सजेस्ट नहीं कर रहा है बट डिस्क भी होता है, ये डिस्क ही है शायद। ऐसा करके और भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। एक सर्कल भी होता है शायद, आई थिंक। यस देखो ये सर्कल हो गया। तो इस तरह से आप लिस्ट भी बना सकते हो, अगर आपको कहीं पेज पे दिखानी है टेबल के फॉर्म में, तो लिस्ट भी बना सकते हो। कितने लोग बना लोगे लिस्ट? ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऐसा करके आप बना सकते हो, ठीक है। इनकी स्टाइलिंग हम कर देंगे किससे? इनकी स्टाइलिंग हम आसानी से सीएसएस से कर सकते हैं, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नाउ अगर आपको कोई टेबल दिखानी है, लेट सपोज हमें दिखानी है कि कोर्सेस और उनकी फीस कितनी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक H1 लिख सकते हैं, कोर्स फीस, ठीक है। कोर्सेस फीस लिख सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं टेबल। टेबल टैग यूज कर सकते हैं टेबल बनाने के लिए, रो कॉलम। एंड इसके अंदर सिंपली आप रो कॉलम यूज करोगे, रो कॉलम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, रो बनाने के लिए टीआर लिखोगे, एंड टी कॉलम्स बनाने के लिए टीडी लिखोगे, टीडी। तो ये पहला रो पहला कॉलम है, तो हम कहेंगे पहला रो पहला कॉलम मतलब हम कहेंगे कोर्स फीस, या कोर्स नेम, कोर्स नेम, कोर्स नेम। और पहले रो दूसरे कॉलम में हम लोग यूज करेंगे कोर्स फीस, ठीक है। सो आप देखोगे यस, कोर्स नेम कोर्स फीस आ जाएगा। बॉर्डर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बॉर्डर के लिए हमें और भी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी आई थिंक इसमें। बॉर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे टेबल में जा करके, सॉरी, टेबल में जा करके बॉर्डर टैग है एग्जैक्टली, एंड बॉर्डर ट्राई कर सकते हैं जरा, हम डालते हैं बॉर्डर 5। यस आप देखो टेबल बन गई, 1 डाल सकते हैं। यस इस तरह से टेबल बन गई। बॉर्डर मतलब आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो बॉर्डर टैग एट्रीब्यूट से। आप कहोगे सर इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे, बॉर्डर ऐसी टेबल्स तो दिखती नहीं है हमें आजकल वेबसाइट्स पे, तो इसको हम लोग सीएसएस से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे रो के अंदर आएंगे, मतलब ये टीआर हमारा खत्म हो गया यहाँ, अब हम आएंगे दूसरे रो के अंदर यहाँ पे। अब दूसरे रो के अंदर पहला जो कोर्स होगा, पहला जो कॉलम होगा, उसमें हम लिखेंगे कोर्स का नाम जावा कोर। और फिर दूसरे टीडी के अंदर, मतलब पहले रो दूसरे कॉलम के अंदर लिखेंगे यहाँ 3000, ठीक है। सो आप देखोगे यस, दिख रहा होगा सबको, जावा कोर 3000 रुपीज। देन अगेन ये पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, फिर तीसरा रो हम लोग यूज कर सकते हैं सपोज स्प्रिंग बूट। एंड इन दिस टीडी में हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे स्प्रिंग बूट, ऐसे करके हम बना सकते हैं। पूरी टेबल बना सकते हैं, पूरी टेबल बना सकते हैं भाई, ठीक है। रो टीआर से हम बस रो बनाते जाएंगे, और जितने कॉलम बनाने हैं हम टीडी की हेल्प से बनाते जा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको दो रोज को कंबाइन करना है तो आप रो को कंबाइन कर सकते हो, दो कॉलम्स को कंबाइन करना है तो आप कॉलम से कंबाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, एक लास्ट वाला रो बनाना है, और हम चाहते हैं लास्ट वाले रो में दो कॉलम्स कंबाइन हो जाए, एक कॉलम बने टीडी, और ये कॉलम दो कॉलम की जगह ले ले, तो हम यहाँ पे आएंगे, लिख देंगे कॉल स्पैन 2। और इस बार लिखेंगे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार लिख देंगे बाय, या टोटल 5,000 रुपीज। सो इस केस में देखोगे नीचे दिख रहा है सबको। तो अब क्या होगा, जो फोर्थ रो थी उसका जो टीडी था, एक टीडी, वो दो कॉलम ले रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल स्पैन बता रखा है। कितने लोग समझ गए मेरी बात, कॉल स्पैन बता रखा है। तो इस तरह से हम लोग कॉल दो कॉलम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हम लोग दो कॉलम के अलावा रोज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। रोज को भी ज्वाइन कर सकते हैं रोज स्पैन की हेल्प से, कॉलम स्पैन की सेम टू सेम रोज स्पैन भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपको एक बटन बनानी है, तो आप यहाँ पे टी डी यूज कर सकते हो, टी डी, या टी आर पहले यूज करो, देन टी डी यूज करो। इस अगेन मैं कॉल स्पैन लगाऊंगा 2, देन आप यहाँ पे एक बटन टैग से बटन बना सकते हो,
बटन टैग होती है बटन बनाने के लिए, मैं लिख देंगे यहाँ पे। ओके, सो आप देखोगे एक बटन बन गई, दिख रही बटन, मुझे तो दिख रही है, इस पर मैं क्लिक भी कर पा रहा हूँ। वी कैन यूज टी एच फॉर द हेडिंग इन टेबल, यस, फॉर द फैशनेबल थिंग, या फिर थोड़ा सा और इस मतलब कह सकते हो सेमेंटिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैप्शन यूज़ कर सकते हैं टैग, और टाइटल के लिए हेडिंग, हेड टी हेड यूज़ कर सकते हैं, टी बॉडी यूज़ कर सकते हैं, टी फुट भी यूज़ कर सकते हैं आजकल। तो ये एक सेमेंटिक्स के लिए आ गया, सेमेंटिक के लिए आ चुका है। अ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको टेलविंड, या मैं बूटस्ट्रैप की टेबल दिखाता हूँ, एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप में आप टेबल सर्च करो, टेबल, ये रहा, ठीक है। सो इन्होंने देखो टेबल लिखा है, ये टेबल, फिर हेडिंग्स को अलग इन्होंने रख दिया है, टी एच के अंदर बनाया वैसे ही है, टी आर लिखा है, एक रो ही है, बट हेडिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट अलग आ गया है, मतलब पूरा एक टैग ही अलग आ गया, टी हेड। आया सबको समझ में? एंड जो बाकी बॉडी वाले टैग्स हैं वो टी बॉडी के अंदर आ गए हैं। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम कहते हैं कि हमारा जो ये वाला टैग था ना, कौन सा, कोर्स नेम कोर्स फीस, ये हेडिंग है, तो इसको हम उठा करके टी हेड के अंदर डाल सकते हैं, यस। एंड बाकी जो बचा हुआ यहाँ से लेकर के और लास्ट तक का इसको कट करेंगे और इसको टी बॉडी के अंदर डाल देंगे, यस। सो दिस इज मोर सेमेंटिक, मतलब एक अच्छा तरीका है ये करने का। सो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी टू, बट ठीक है। अब देखो हेडिंग के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, देखो इन्होंने यूज़ किया सेम, देखो हमने टी आर के अंदर टी डी यूज़ किया था हेडिंग के लिए, इन्होंने हेडिंग के लिए यूज़ किया है टी एच। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हेडिंग के लिए टी आर के अंदर टी एच यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, टी एच। तो हम इसको टी एच कर देंगे फॉर द हेडिंग पर्पस, तो ये थोड़ा और सेमेंटिक हो जाएगा। और आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड हो गया है हेडिंग, ठीक है। तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो जगमीत, ठीक है। सेमेंटिंग मतलब मीनिंगफुल, सेमेंटिंग मतलब मीनिंगफुल, थोड़ा अच्छे, टेबल को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये हेडिंग है, ये हमारा बॉडी है। देन फुट भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ऐसे यूज़ कर सकते हो। बाकी ये वाली भी चीज़ हम देखेंगे कैसे बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करते हैं। सी एस एस बस लिख दी गई है, मतलब हमारी ये वाली जो चीज़ थी, सॉरी, ये वाली जो इनकी टेबल थी ना, ये इनकी टेबल और हमारी टेबल एक ही जैसे बनाई गई है, बस इन्होंने सी एस एस लगा रखा है तो इस तरह से दिख रही है, और हमने भी सी एस एस नहीं लगा रखा है तो इस तरह से दिख रही है। टेबल बना लोगे सभी लोग, आप रोज स्पैन कॉल में स्पैन कर लोगे, ठीक है। ओके, बटन बनाना सिखा दिया मैंने। कितने लोग, 21 लोग देख रहे हैं, बाकी लोग छोड़ चुके हैं यार, 20 लोग के अंदर हिम्मत है। 21 लोग के अंदर हिम्मत है, क्या करने की? पढ़ाई करने की। ठीक है, जो बीच में छोड़ जा रहे हो उनके पास पेशेंस नहीं है सीखने के, मतलब लिटरली ट्रस्ट, उनको सीखना, मतलब पता नहीं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो सीख नहीं रहे, वो नहीं सीख रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि कैसे, मतलब खुद से कैसे सीखेंगे। सर बस, अब बस करो ना, हाँ ठीक है, अब आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ चीज़ें और बची हैं जो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देख लो देख लो, हम पढ़ेंगे एच टी एम एल फॉर्म्स एंड सेमेंटिक टैग पढ़ेंगे, सेमेंटिक टैग पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद सी एस एस स्टार्ट करेंगे और सी एस एस से फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सी एस एस से प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। सेमेंटिक टैग्स बहुत सारे HTML5 के अंदर आ गए, तो वो सब भी हम लोग सीखेंगे, और HTML फॉर्म सेमेंटिक नेक्स्ट रन पे हम लोग सीखेंगे। मजा आया सबको? ब्लॉक वर्सेस इनलाइन, वो सब CSS में है जगमीत, वो सब CSS में अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग ने सीखी, आज पहले दिन हम लोग ने शुरुआत कर दी सब चीज़। चलो भाई, आज डाउट सेशन नहीं ले पाएंगे, और मुझे लगता नहीं आज डाउट सेशन की ज़रूरत भी है क्या किसी को ज़रूरत? नेक्स्ट क्लास कब होगा? MWF क्लासेस विल बी ऑन MWF बाई MWF मंडे, मतलब अब नेक्स्ट क्लास होगा वेडनेसडे देन फ्राइडे। MWF को चलेंगी 2-2 घंटे क्लासेस, अब चाहे डेली 1-1 घंटा कर लेते, चाहे 2-2 घंटा MWF में कर ले रहे हैं, बात तो एक ही है। टोटल कोर्स ड्यूरेशन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, जो आपका कोर्स है यहाँ पे वेबसाइट पे, ठीक है, इस कोर्स के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। यू हैव अ डेडिकेटेड टेलीग्राम लिंक। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट क्लास यहाँ पे शेड्यूल्ड मिल जाएंगी अब, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएंगे आप, नेक्स्ट क्लास शेड्यूल। जब मन मिलेंगे तब तक, जब मंजिल मिलेगी तब तक, हाँ भाई, यस, नो लिमिट, जब तक सिखा नहीं दूंगा तब तक। चलो यार, अब आज के लिए इतना रखते हैं, मेरा मुंह दर्द करने लगा है, हमें भी रेस्ट लेना है। और बाकी मैं सब चीज़ अपडेट कर दूंगा कोर्स के अंदर। और व्हाट्सएप भी बना दो, कोई कह रहा है भाई।